वंश। भाई देख, ऊपर वाले ने तो जैसा बनाना था वैसा बना दिया, एआई हमें एक चांस देता है अपने आप को थोड़ा और फुटरा बनाने का, तो क्यों उस चांस को छोड़े, ये सोचकर हम एआई को यूज लेते हैं। चलिए, आज हम जिस वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा वंश है? चौहान वंश। चौहान वंश की भारत के अंदर कई शाखाएं, उत्तरी जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान के अंदर चौहान वंश की कई शाखाएं बनी थी। उन शाखाओं में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये चौहान वंश कहां पर विकसित हुआ? सांबर नामक क्षेत्र। सांबर को बोलते हैं सपाद लक्स, सपाद लक्स। यहां पर सबसे पहले चौहान वंश आया था। इस वंश की फिर दो शाखाएं विकसित होती है, एक को बोलते हैं नाडोल शाखा और दूसरी को बोलते हैं अजमेर शाखा। ये जो अजमेर शाखा है ये अंत में किसमें परिवर्तित होगी? रणथंभौर शाखा में। आपने हमीर देव चौहान का नाम सुना है, तिरिया तेर हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये वो यहाँ के थे। और ये जो नाडोल शाखा है ये आगे चलकर दो भागों में टूटी, एक का नाम था जालोर शाखा और एक का नाम बनता है फिर जालोर, और जालोर के बाद सिरोही, हाड़ा चौहान वाला बूंदी शाखा। और इस जालोर शाखा का एक और पार्ट बना जो बनता है सिरोही शाखा। यानी कि ये टोटल चौहान वंश है जिसने राजस्थान के अंदर शासन किया था। शुरुआत होता है सपादलक सांबर नागौर वाले क्षेत्र के आसपास, और नागौर और अजमेर के बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर। उसके बाद ये शाखाएं दो भागों में टूटती है, एक नाडोल के अंदर और दूसरी अजमेर के अंदर। अजमेर वाली है उसकी एक और उप शाखा बनती है, वो है रणथंभौर। और नाडोल वाली की दो शाखाएं बनी, एक जालोर एक बूंदी। बूंदी और कोटा के आसपास वाले चौहानों को बोलते हैं हाड़ा चौहान। हाड़ी रानियां तो बहुत प्रचलित हुई थी, उनके नाम सुने हुए होंगे। तो उन हाड़ी रानियां वाला जो चौहान वंश था वो था बूंदी का। और जबकि वीरमदेव सोनगरा कानरदेव प्रबंध नाम सुना है, कानरदेव प्रबंध जो कि पद्मनाभ की एक पुस्तक थी, उसके अंदर जो वीरमदेव वाली कथा आती है वो वीरमदेव जालोर के थे। और इस जालोर वंश के अंत में आता है वो बनती है सिरोही शाखा, और बूंदी में तो वो हो गए। तो ये चौहान वंशों की इतनी शाखाएं प्रचलित हुई थी। अगर इनके जन्मदाता का नाम देखना हो, सांबर शाखा के हैं, उनका नाम है वासुदेव। जो चौहान वंश का आदि पुरुष कौन बनेगा फिर? वासुदेव, क्योंकि इसी से ही चौहान वंश शुरू होता है। उसके बाद नाडोल शाखा वाला है, उसका नाम है लक्ष्मण। जालोर शाखा वाला है, इसका नाम है कीर्तिपाल। और बूंदी वाले का है उसका नाम है देवा। और सिरोही वाला है इसका नाम है लुम्बा। ये इनके मतलब जिसने इस शाखा की स्थापना की थी वो थे। नाडोल में लक्ष्मण, ये कौन है? वाकपति राज का बेटा है, और उनके बारे में बाद में देख लेंगे। जालोर शाखा की स्थापना कर रहा है कीर्तिपाल, जो इस नाडोल शाखा है इसके जो वंशज आएंगे उनमें से, यानी कि लक्ष्मण के वंशजों में से एक आएगा कीर्तिपाल, जो जालोर में जाकर एक नई शाखा विकसित करेगा। इसके वंशजों में लुम्बा आएगा, वो जाकर सिरोही के अंदर एक और वंश की स्थापना करेगा। इस तरीके से चौहान वंशों की कई शाखाएं राजस्थान के अंदर आई थी। अब हम इनके वंशजों में से एक आएगा जिसका नाम होगा लुम्बा, और वो जाकर सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों की शाखा विकसित करेगा। ये देवड़ा चौहान है, ये सोनगरा चौहान है, ये चौहानी है, ये हाड़ा चौहान है, और ये भी चौहान है। तो ये इतनी शाखाएं हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम जब चौहान वंश जब तक हमारा कंप्लीट होगा तब तक हम या नागौर के आसपास वाले राजा पढ़ चुके होंगे, अजमेर वाले राजा पढ़ चुके होंगे, रणथंभौर वाले राजा पढ़ लेंगे। नाडोल में तो कोई खास नहीं है, जालोर वाले कानादेव और वीरमदेव वाले, और हाड़ा चौहान कोटा बूंदी झालावाड़ के सभी राजा हो जाएंगे, और सिरोही वाले सहसमल और लुम्बा, इन राजाओं के बारे में हो जाएगा। यानी इतने क्षेत्रों के जो राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएंगे एक चौहान वंश के साथ में। तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आज हम शुरू करेंगे इस तरफ। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, फिर अजमेर जाएंगे। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं चौहान वंश। और आप ये लिखने वाला काम जब मैं बोर्ड पर कर रहा होता हूं
तभी कर लेना, एक बार जैसा लिख सको वैसा लिख देना। उसके बाद मैं शाम को जाकर, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड होगी तो मैं इसका वापस नोट्स बनाकर आपको भेज सकता हूँ, और उसको देखकर आप अपने हिसाब से नोट सेट कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं वासुदेव, नहीं पहले हम देखते हैं जानकारी के स्रोत क्या है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जानकारी के स्रोत। चौहान वंश के बारे में जानकारी किसके शिलालेख से मिलती है, कौन कौन से दरबारी कवि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, इस तरीके की चीजें देखते हैं। तो स्रोत में सबसे पहला जो प्रमुख स्रोत है उसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख है, और दूसरा है दिल्ली शिवालिक शिलालेख। दिल्ली शिवालिक, इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये था तो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर, उसे उठाकर कहां शिफ्ट कर दिया, दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली शिवालिक शिलालेख। और एक है हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति, इन अभिलेखों से हमें चौहान वंश के बारे में अच्छी खासी जानकारियां मिलती हैं। पहले एक एक को देख लेते हैं, क्योंकि ये बिजोलिया शिलालेख से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेकंड ग्रेड में तो इससे रिलेटेड आया था कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर दिल्ली का किसके लिए यूज हुआ है, यानी वो दिल्ली के लिए था। और एक प्रश्न पूछा था कि दिल्ली को फिर कौन सा राजा जीतता है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में था। तो पहले देखते हैं बिजोलिया शिलालेख से हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है। पहली चीज, बिजोलिया शिलालेख किसने लिखवाया, तो लिखवाने वाला था सोमेश्वर चौहान। ये कौन है, ये है पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा है। सबसे ज्यादा बड़ा राजा देखा जाए तब तो विग्रहराज या बिसलदेव जिसे बोलते हैं वो आएंगे, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली, पृथ्वीराज चौहान को, जिसे राय पिथौरा कहते हैं। उनके पिताजी है सोमेश्वर चौहान, इन्होंने लिखवाया, और इनके लिखने वाला का नाम क्या था, गुणभद्र। गुणभद्र ने लिखा है, राजा उस समय कौन है, सोमेश्वर है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, जानकारी मिले उससे पहले देखते हैं कि इसको पढ़ा किसने था। इसे पढ़ने वाले थे, उनका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे पढ़ा, इसे पढ़कर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ चौहान। इनकी पुस्तक का नाम भी कई बार छोटा क्वेश्चन पूछना होता तो पूछ लेते हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ चौहान। ये इनकी दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ चौहान। ये इन्होंने लिखी इस तरीके के चौहान वंश से रिलेटेड जो अभिलेख थे उनको पढ़कर। तो इस बिजोलिया शिलालेख को पढ़ने वाले कौन है, दशरथ शर्मा। अब देखते हैं कि दशरथ शर्मा को यहाँ पर कौन कौन सी जानकारियां मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में सबसे पहले बात जो बोली गई है वो है कि चौहान क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। अब आप में से कोई बता दो, ब्राह्मण तो हो ही, बता दो वत्स गोत्र मतलब गोत्र क्या होता है। कोई बात नहीं, नहीं बताया तो सीखने के लिए ही तो यहाँ आते हो। गोत्र का मतलब होता है, आज से मतलब जब ऋग्वेदिक दौर चल रहा था, वैदिक सभ्यता चलती थी, उस समय गोत्र का मतलब होता था पूरे कुल की जहां पर गायें रखी जाती है। और जो ब्राह्मण थे वो हमेशा ऋषि का जीवन जीते थे, यानी एक आश्रम में रहते थे, और उनके पास गायें बहुत ज्यादा होती थी। ऋग्वेद काल के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी गाय। गाय को ही वो सब कुछ मानते थे, यहाँ तक कि वो उनके अधिकांश शब्द थे वो गै से बने हुए थे। जैसे कि गवेषणा, गवेषणा का मतलब था गाय की तलाशी करना। इस तरीके से उनके जितने भी शब्द थे वो गाय से जोड़कर बनाए हुए थे। और इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी किसको दिया, गाय को। तो गाय की संख्याओं के आधार पर इनके बने फिर गोत्र। एक ऋषि होता था, उसके घर में यानी आश्रम में बहुत सारी गायें होती थी। उस ऋषि के जो वंशज होते थे वो अपने आप को उस गाय से यानी कि ऋषि से कनेक्ट करने लगे, और यही उनका बन गया था, फिर गोत्र कहलाने लगा। और गोत्र जो गै शब्द हैं ये भी किसका है, गाय का है, यानी कि
ये सभी अपने आप को किससे जोड़ते हैं? गायों की संख्या से। और आज हम गोत्र क्या मानते हैं? हम अपने आप को जिस ऋषि से कनेक्टेड मानते हैं उसी को ही हम बोलते हैं गोत्र। यानी कि अब जो पंचार्य हैं वो अपना गोत्र अलग मानते हैं, उपाध्यायों का अलग है, पालीवाल का अलग है। तो इन सब का ये जो गोत्र है, गोत्र का मतलब क्या है? हम अपने आप को किसी एक ऋषि से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों में अंतिम पूर्वज कौन सा है, वो वाला ऋषि है, इसे बोलते हैं गोत्र। और बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा गया है? ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, यानी कि वत्स ऋषि के वंशज। ये पहली बात बताई गई थी बिजोलिया शिलालेख के अंदर। अब बिजोलिया शिलालेख में दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि इनका आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान है। ये बात भी इसी बिजोलिया शिलालेख के अंदर लिखी गई है कि इनका आदि पुरुष यानी चौहानों का आदि पुरुष है वासुदेव। इतना ही नहीं, इन्होंने तो ये तक लिखा है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। कई जगहों पर कंफ्यूजन रहता है कि सांबर झील कृत्रिम है या प्राकृतिक है। एकमात्र झील है जी के पूर्व कराउड़ी है, कृत्रिम है क्या? एकमात्र झील तो यार जी के भाई मनुष्य द्वारा कराउड़ी है। हाँ, यही तो, इसी पर तो बात चल रही है कि वासुदेव, ये जो सांबर झील है इसके बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन है कि वो प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम है, यानी कि मनुष्य ने बना रखी है या फिर प्रकृति ने खुद ने बना रखी है। लेकिन ये जो हमारा बिजोलिया शिलालेख है ये क्या कहता है कि सांबर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव है। अगर वासुदेव ने निर्माण करवाया तो इसका एक मतलब ये भी है कि ये कृत्रिम है। क्लियर? यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये झील कैसी है? कृत्रिम झील है। अब ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की बात होगी, वासुदेव सांबर के बारे में होगी। इसके अलावा इस शिलालेख में कई ऐसे प्राचीन शहर हैं जिनके नाम लिखे हुए। प्राचीन शहरों में जैसे कि जालोर के लिए इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है? जालोर के लिए यहाँ पर शब्द यूज हुआ है जाबालीपुर। जाबालीपुर, जालोर के लिए जाबालीपुर। वैसे ही भीनमाल के लिए जो शब्द यूज हुआ वो था श्रीमाल। श्रीमाल। दिल्ली के लिए जो शब्द यूज किया गया वो क्या है? दिल्ली का। लेकिन ये इसमें नहीं है, ये दिल्ली शिवालिक वाला जो अभिलेख है इसके अंदर दिल्ली का शब्द यूज हुआ है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जालोर के लिए प्राचीन अभिलेखों में क्या नाम यूज होता था, तो ध्यान में रखना जाबालीपुर। इस तरीके से इनके थोड़े प्राचीन नाम भी ध्यान में रखने हैं। तो ये है बिजोलिया शिलालेख जिसके बारे में आपको इतनी जानकारियां रखनी है। सोमेश्वर राजा हैं, गुणभद्र लिखने वाला व्यक्ति है। दशरथ शर्मा ने पढ़ा है, पढ़कर दशरथ शर्मा ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या? अर्ली हिस्ट्री ऑफ चौहान, चौहानों की प्रारंभिक इतिहास। फिर वत्स गोत्रीय इसमें ब्राह्मण कहा गया है। जबकि आगे हम एक और पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंडी सिद्धांत से बताता है, यानी कि वो कहता है अग्निकुंड से ये योद्धा प्रकट हुए हैं। जबकि यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये सभी ब्राह्मण ऋषि के वंशज है। तो ये फिर उस विचारधारा से थोड़ा अलग विचार है, इसलिए ये भी ध्यान में रखना। ये हो गया। अब हम दूसरा वाला पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं, दूसरा वाला पढ़ते हैं वो कौन सा है? दिल्ली शिवालिक शिलालेख। इस दिल्ली शिवालिक शिलालेख के बारे में ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर विवरण दिया गया है कि विग्रह राज चतुर्थ यानी कि विसल देव ने दिल्ली जीता है। दिल्ली के लिए इन्होंने वर्ड कौन सा यूज किया? दिल्ली का। विसल देव रासो ने दिल्ली का जीती, ये बात दिल्ली शिवालिक शिलालेख के अंदर लिखी गई है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो पूछा जाता है दिल्ली का किसने जीती, चौहान वंश के किस राजा ने दिल्ली जीती, तो जवाब होगा विसल देव। या फिर पूछा जाता है दिल्ली शिवालिक शिलालेख के अनुसार विसल देव रासो ने किस क्षेत्र को जीता था, तो जवाब होगा दिल्ली का। और फिर एक और है जिसका नाम है हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति क्या कहती है? हर्षनाथ प्रशस्ति पहली चीज जो प्रारंभिक चौहान वंश के राजा हैं इनके बारे में कुछ विवरण देती है। उसमें पहली चीज इनका प्रथम पुरुष किसे माना गया है? गुवक प्रथम को, यह ध्यान में रखना। गुवक प्रथम को हर्षनाथ प्रशस्ति में, यानी कि हर्षनाथ जी का मंदिर है सीकर के अंदर। इस मंदिर की पहाड़ी यानी पहाड़ी पर एक मंदिर बना रखा है जो भगवान शिव का भी मंदिर है। यहीं पर भैरव के रूप में हर्षनाथ जी की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले
है पृथ्वीराज सेकंड, यानी कि पृथ्वीराज यहाँ के बनाने वाले हैं। और पृथ्वीराज ने हर्षनाथ प्रशस्ति लिखवाई। इस प्रशस्ति में जो प्रथम राजा का उल्लेख है वो गुवक का है, न कि वासुदेव का। ये ध्यान में रखना है। यानी कि हर्षनाथ प्रशस्ति में जो वंशावली दे रखी है इसमें प्रथम पुरुष कौन है? गुवक है, न कि वासुदेव। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि चौहान वंशों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव है। तो कंफ्यूजन भी रहेगा अगर पूछ लिया जाए हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार जो चौहान वंशावली दे रखी है इसमें प्रथम पुरुष किसको माना गया है, तो वो गुवक प्रथम है। इसका नाम थोड़ा ध्यान में रखना। ये 3 शिलालेख हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। इन शिलालेखों के बाद हालांकि चौहानों से रिलेटेड और भी शिलालेख हैं, लेकिन वो सभी आगे अपने अपने वंशावली के आएंगे, तो उनको तब देख लेंगे। और बाकी एक एक राजा कुछ पुस्तकें लिखेंगे, तो उन राजाओं के दरबारी जब पुस्तकें लिखेंगे तो राजा के साथ देखेंगे। जैसे कि चंद बरदाई वाली पुस्तक पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे कब? जब पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे। तो ये थे शिलालेख के बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी था, तो वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब हम आते हैं वासुदेव चौहान के बारे में। इन्होंने यानी कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? प्रारंभिक राजधानी है उसका नाम है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर किसका नाम है ये भी ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं नागौर। हाँ, नागौर को ही बोलते हैं अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी है। प्रारंभिक राजधानी का मतलब है कि वासुदेव यहां पर रहते थे, नागौर में रहते थे। लेकिन इसी क्षेत्र के लिए एक दूसरा शब्द यूज होता है जिसे बोलते हैं सपाद लक्स। सपाद लक्स का क्या मतलब होता है? ये भी एक छोटे एग्जाम में पूछा गया था। 1.25 लाख। ओवरऑल मतलब क्या है कि चौहान क्षेत्र के हर दिन 1.25 लाख गांव आते थे, इसलिए संपूर्ण उस क्षेत्र के लिए एक वर्ड यूज होता था जिसका क्या नाम था? सपाद लक्स। और ये सब वासुदेव के समय की बात है। अब तीसरी जो फैक्ट हमें ध्यान में रखना है, वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना कब की? तो ओवरऑल ध्यान में रख लेना 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में इसने चौहान वंश की स्थापना की। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हो रही है? 560 में वो मंडोर पहुंच गए थे। 550 में हरिश्चंद्र हैं, जबकि यहाँ 551 में कौन है? वासुदेव चौहान है। तो इनके बारे में ये बात ध्यान में रखना। लेकिन कुछ किंवदंतियां अगर सुनी जाए तो किंवदंतियों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यहाँ पर सांबर है वो भारत की सबसे बड़ी नमक की झीलों में से एक है। तो कहते हैं, मतलब कथाओं में कहते हैं कि वासुदेव चौहान बहुत बड़े मतलब विद्वान टाइप के लोग थे, व्यक्ति थे। और इन्होंने एक बार क्या है कि वो किसी रास्ते पर चल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक देवदूत मतलब एक मनुष्य वहां कहीं जंगल के अंदर सो रहा है, लेकिन उसके ऊपर धूप आ रही है। तो उन्होंने अपनी ढाल से उस व्यक्ति के चेहरे पर धूप को रोक दिया, यानी कि वो आगे ढाल करके खड़े हो गए ताकि उनके चेहरे पर धूप ना पड़े। तो वो देवदूत थोड़ी देर बाद में उठते हैं। जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष उन पर पड़ने वाली धूप से उनको बचा रहा है। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में इन्होंने बोला कि तुम अपने घोड़े पर बैठो, यहां से तुम्हें अपना घोड़ा भगाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो वो बैठे घोड़े पर और घोड़े को भगाने लगे। जैसे जैसे घोड़ा भागता जा रहा था तो पीछे पीछे जितने क्षेत्र तक घोड़ा भागा वहां तक जो क्षेत्र था वो चांदी में तब्दील होता जा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अचानक अपने पीछे इतनी चांदी देखी तो थोड़ी देर जाने के बाद वापस मुड़ जाते, और जब मुड़कर देखा तो देवदूत को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने बोला कि मैंने तुमसे क्या बोला था कि पीछे मुड़ना मत, आगे बढ़ते रहना। तो अब जैसा कि तुम्हारे मन में लालच आ रहा है तो ये पूरी की पूरी चांदी किस में बदल गई? नमक में। तो फिर जो चांदी का खजाना बन रहा था वो अचानक ही नमक में बदल गया, और सांबर झील फिर किस में बदल गई? नमक। यानी कि सांबर झील आप देखोगे कि सांबर झील तकरीबन 18 किलोमीटर तक लंबी है। इतनी लंबी का मतलब क्या है कि फिर ऐसे लंबी नहीं होती, चौड़ी होती, क्या मतलब हुआ? तो तुम्हें कैसे पता? ये चौड़ाई है, ये लंबाई है? चलो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग चौड़ाई इतनी है 18 किलोमीटर। तो यानी कि उनका घोड़ा इतनी दूर तक जा रहा था, पीछे चांदी बन रही थी, कहां जरूरत थी पीछे मुड़ने की? थोड़ी देर और चल ले थे। हाँ, तो आज फिर जावर की खान की बजाय राजस्थान की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी होती? सांबर होती। लेकिन अब क्या है? नमक। अब सबसे बड़ी
नमक की खान कहाँ पर है? सांबर के अंदर। अब नमक बनाओ। तो ये ऐसी किंवदंतियां चलती रहती है। वासुदेव जी के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। वासुदेव जी के बाद में चौहान वंश के कई राजा आए 551 से लेकर। इन राजाओं को सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। एक राजा आता है जिनके बारे में हमें नाम ध्यान में रखना है, उनका नाम है चंदन राज। (890) से लेकर 917 तक राजा रहते। 550 से 890 बीच में 350 साल क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ होगा, हमारे एग्जाम में आता नहीं है, शक्तिमान को इतना याद भी नहीं रहे उन राजाओं के नाम, इसलिए सीधे आ जाते हैं चंदन राज पर। चंदन राज के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि चंदन राज ने एक शिक्षित महिला से विवाह किया। शिक्षित महिला इतनी शिक्षित थी कि उसको आगे पढ़ने की ज्यादा जरूरत थी। उसका मन हो रहा था बस मुझे कुछ दो, मुझे पढ़ना है, कुछ दो, मुझे पढ़ना है। इन्होंने एक दिन परेशान होकर उसको अथर्ववेद लाकर दे दिया। जब उन्होंने अथर्ववेद पढ़ा, तांत्रिक विद्याएं सीख गई, वशीकरण इस तरीके के अजीबोगरीब चीजें सीखने लगी, क्योंकि अथर्ववेद में क्या है, ऐसी चीजें ज्यादा लिखी है। वो उसे लगा कि अथर्ववेद इतना बोरिंग वेद है, मतलब ऋग्वेद में और भी अच्छी चीजें हैं, सामवेद में संगीत आएगा, यजुर्वेद में यज्ञ सीख जाएगी। उसको लाकर दिया अथर्ववेद पढ़, क्योंकि वो तो उसको तो पढ़ना था। मतलब उसने तो बोला मुझे जोर से पढ़ाई आ रही है, कुछ दो, मुझे पढ़ना है। अब जैसे ही उसने अथर्ववेद लाकर दिया, उसने अथर्ववेद पढ़ लिया। अथर्ववेद पढ़ने के बाद वो बन गई तांत्रिक, वशीकरण सीखी, उसने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। महाराज पूरे वश में आ गए। अब वश में आने के बाद अब ये कुछ करने के योग्य बचे नहीं। तो फिर उसने क्या किया कि इसको वश में करने के बाद इसको ये वाला क्षेत्र अच्छा नहीं लगा, तो वो वहां से, उनका नाम क्या था, आत्मप्रभा। आत्मप्रभा, आत्म मतलब खुद अपने आप, प्रभा का मतलब होता है एक किरण, ज्योति या उम्मीद की किरण टाइप का, वो होती प्रभा। आत्मप्रभा मतलब खुद ही ज्योति की किरण बन गई। बनेगी क्यों नहीं, पूरा वशीकरण कर चुकी थी। अब इतने में वो संतुष्ट नहीं हुई, फिर सब कुछ वशीकरण में होने के बावजूद पूरा, मतलब ये नागौर वाला क्षेत्र पूरा उसके अधीन आ गया, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थी। तो उसे लगा कि मैं अब किसको बस में करूं, तो बोलेगी ये मनुष्य सब तुम्हारे लिए तुच्छ प्राणी है, किसी को भी कर सकती हो, ऐसा करो अब तुम जाओ भगवान को बस में करो। तो बोले ये सृष्टि के रचयिता कौन है, तो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा, तो जाओ ब्रह्मा को वशीकरण में करो। तो वो भाग कर गई पुष्कर, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, पुष्कर में, तो वो गई पुष्कर में। पुष्कर में जाकर, पुष्कर में एक आपने नाम सुना होगा, पुष्कर में एक झील है, ऑब्वियस है पुष्कर में झील है, मीठे पानी की झील है। तो उस झील के चारों तरफ वो बैठ गई, मतलब बैठने के बाद उसने झील के चारों तरफ 1000 दीपक जलाए, और ये काम उसने रोज किया। रोज उस पुष्कर झील के चारों तरफ 1000 दीपक जलाकर भगवान की पूजा करती थी। पूजा क्या करती थी, वो भगवान को वश में करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आंख में सड़ गलकर मर गई। आपको क्या ध्यान में रखना है, चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा, इसको बोलते थे योगिनी। योगिनी तो बोलेंगे, सब बोलेंगे, हे माँ हे माँ कर रहे थे सब, जो भी नागौर में घूमता था वो हे माँ। तो वो आपको नाम ध्यान में रखना है कि वो राजा कौन है जिसकी पत्नी पुष्कर झील के चारों तरफ 1000 दीपक जलाती थी। वो राजा है चंदन राज। इनके पत्नी का नाम क्या, पुष्कर झील, मतलब पुष्कर में झील है तो वो पुष्कर झील है। तो मतलब 5 पांडु मतलब कितने पांडु, फटाफट बोल। यही तो बात, वो मतलब क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है कि पुष्कर में कौन सी झील है, पुष्कर झील है। 5 पांडु मतलब कितने पांडु थे? 50-60 थोड़ी ना थे, वही बात है। वो कौन थी, एक योगिनी थी, योग विद्याओं में बहुत माहिर थी, नाम था आत्मप्रभा। पुष्कर झील के चारों तरफ 1000 दीपक ये चलाती थी। लेकिन चंदन राज जी उसको वशीकरण में आने से पहले इन्होंने एक काम किया था। वो क्या था, दिल्ली के अंदर उस समय राजा हुआ करते थे, वो वंश था तोमर वंश। तोमर वंश के एक राजा थे रुद्र। चंदन राज ने तोमर वंश के राजा रुद्र को मार डाला। जब इन्होंने किसको मारा, रुद्र को मारा, तो रुद्र कौन है, भगवान शिव है। भगवान शिव हैं तो फिर इनको पाप लगेगा ना, शिव के नाम वाले व्यक्ति को मारा। तो इनके पाप से इनको बचाने के लिए ये वाली मन्नत इन्होंने मांगी थी। फिर थोड़े दिन इन्होंने ये वाला काम किया और इनको लग गई लत। अब वो रोज यही करती थी
क्योंकि मतलब पुष्कर इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पर मतलब एक तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, ऊपर से सावित्री माता का भी मंदिर है। इस तरीके से पुष्कर बहुत ज्यादा मंदिरों से भरा हुआ है, एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर इन्होंने जाकर ये वाला काम किया, कुछ दिनों के बाद उनका मन भगवान में लग गया। योगिनी तो थी, फिर भगवान में मन लग गया तो वहीं पर वो रहने लग गई। और ये ध्यान में रखना कि चंदन ने तोमर वंश के राजा रुद्र को मारा था। इनकी पत्नी आत्मप्रभा थी और आत्मप्रभा पुष्कर झील के चारों तरफ 1000 दीपक जलाती थी। और चंदन राज का समय कब से कब तक है? 890 से लेकर 917 तक। यानी प्रतापी तो था और ये इनकी पत्नी भी थी। और इनकी पत्नी ने एक चीज क्या साबित कर दी कि मतलब महिला केवल अपने पिता से या फिर पति से ही नहीं चलती, वो खुद अपना नाम कमा सकती है। यानी कि इन आत्मप्रभा के नाम होने में चंद्रराज का क्या योगदान? कोई योगदान नहीं है, फिर भी इतिहास में इनका नाम आता है। आज से 1000 साल पुरानी महिला के बारे में करती क्या थी? केवल पूजा पाठ ही तो करती थी, फिर भी इनका नाम चलता है। तो ये ध्यान में रखना, इन्होंने एक अलग ही एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। अब चंदन राज के बाद में इनका एक बेटा आया, उसका नाम था विकपति राज। 917 से लेकर 944 तक राजा रहे। वाकपति राज, विक क्या होता है? वाकपति राज। वाकपति राज राजा बने, जो है कौन? चंदन राज के बेटे हैं। और इनके बारे में मान्यता है कि क्योंकि बेटे किसके हैं? योगिनी के बेटे हैं। तो योगिनी ने मतलब इतना प्रकार का षड्यंत्र कर रखा था कि इस बेटे को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। इसको ऐसा आशीर्वाद दे रखा था कि तू जिस किसी भी युद्ध में जाएगा, सामने वाला दुश्मन पहले ही बोल देगा आइए आउट, आज ले मंगलवार आ गई, मंगलवार दिन मैं रात को नहीं रहो। जैसे ही ये किसी युद्ध में जाएगा तो उस युद्ध के अंदर सामने दुश्मन कोई सामने लड़ नहीं पाएगा। इसलिए इसने 188 युद्ध जीतेगा ही, सामने वाले लड़ ही नहीं रहे तो अकेला ही जाता है। एक तरफा युद्ध थे और 188 युद्धों का विजेता है, युद्धों का विजेता। अब फिर लड़ाई कहां हुई? सामने वाले जैसे ही जाता, योगिनी के बेटे हो तुमसे कौन लड़ेगा? पागल हो गया? हाँ, हम क्यों वशीकरण की चपेट में आने चाहिए भाई? तुम्हारी माँ वो 1000 दीपक जला रही है, जैसे 1001वां दीपक जला मेरे घर के दीपक सारे बुझ जाएंगे। तो हम ये वाली रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए क्यों युद्ध करना चाहता है? जीतना है, ले भाई तू युद्ध का विजेता है। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 188 युद्ध जीते। फिर इनका बेटा हुआ, उसका नाम था लक्ष्मण। अब इस नाम में ही एक प्रॉब्लम है, ये किसी की ज्यादा नहीं सुनते। अब पिता जब 188 युद्धों का विजेता है तो भाई ईगो तो आ ही जाएगा। हाँ, मतलब ईगो तो आएगा ही आएगा। तो अब वो ऐसे ही चलते थे, छाती 2 मतलब कि 22 इंच की, फिर भी ऐसे चल रहा है। लोग बोल रहे भाई कभी टूट कर हाथ में आ जाए इससे और ऊपर से तुम्हारे खुद का वजन कितना? 47 केजी। कवच कितने का पहन रहा है? 48 केजी का। कितने दिन तुम्हारी हड्डियां इसे बर्दाश्त करेगी? भाई तू 188 युद्धों का विजेता है, हम सब जसमदित गवाह हैं। सैनिक भी बोल रहे हैं कि आप जीते हो, क्योंकि हमारी तलवारों को जंग लग गई। आज तक हमने किसी युद्ध के अंदर इस तलवार को यूज नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम कितने युद्ध जीते? 188। और आप ऐसे चल रहे हो, किसी दिन गिर गए उठा समेटना मुश्किल हो जाएगा। और इस लोहे के कवच में से आपकी हड्डियों को निकालना कितना रिस्की काम हो जाएगा, कोई आइडिया है आपको? और फिर भी इस तरीके से चलते थे। और ये बेटा था, इसको भी कोई युद्ध करने का चांस मिला ही नहीं। तो ये अष्टपुष्ट भक्ति था, चौहान वंश का था, खून उबाला ले रहा था। इसने बोला पिताजी कोई ढंग का युद्ध चुनो, उसमें मुझे भेजो। पिताजी बोलते थे तू जाएगा, हार जाएगा, युद्ध कैसे करते हैं मुझसे सीख। हाँ, मतलब युद्ध सीख कैसे, मुझे 180 युद्ध जीतने का एक्सपीरियंस है, मुझसे सीख युद्ध कैसे करने। बाकी के जो अंतिम 8 युद्ध थे, लक्ष्मण गया था साथ में और उसने 8 युद्धों में देखा होता कुछ भी नहीं है। आते हैं फालतू में, घर वालों को परेशान करते, युद्ध में जा रहे हैं, राशन पानी पैक करो, नाश्ते में वो एकदम पतली वाली पूड़ियां बनाओ, चटनी बनाओ, लहसुन वाली कम मात्रा में डालना क्योंकि थोड़े दिनों में लहसुन खराब हो जाएगा, तो अच्छी अच्छी चटनियां बनाओ, अचार की व्यवस्था करो। ये सब कुछ लेकर आप निकलते हो, युद्ध में जाते हो।
वहां पर सामने वाला संधि प्रस्ताव लेकर आ जाता है, आप युद्ध करते नहीं हो। कुछ लोग इसलिए युद्ध हार गए क्योंकि उन्होंने आपको देखकर ही सोच लिया मारेंगे बाद में, मर ये पहले जाएगा। तो ऐसे युद्ध में रखा क्या है, बदनामी पूरी होगी, लड़ाई होगी नहीं, तो वो ऐसे ही हार जाते हैं। तो आप आज से युद्ध में नहीं जाओगे। युद्ध में कौन जाएगा, आपका बेटा जाएगा। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जैसे रामायण में होता है ना कि परशुराम जी आते हैं, किसने शिव के धनुष को तोड़ा, और लक्ष्मण जी सामने आ जाते हैं, मैंने तोड़ा। तो फिर नहीं, तुम्हारी पसलियां भी नहीं बोल रही है, तू कैसे तोड़ सकता है, किसी ढंग के बंदे को बोला। तो लक्ष्मण जी ने बोला इस सभा के अंदर सबसे ढंगा मैं ही हूँ और मैं नहीं तोड़ा। तो फिर नहीं, मैंने कौन, दूसरों बोला नहीं तू हट जा, दूसरे वेद जी को धनुष ने तोड़ी हो गए। लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ गया कि मतलब कैसा पुरुष है, मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। तो फिर वो भी तो शेषनाग के अवतार थे, गर्म हो गए, और एक तरफ वो गर्म हो रहे थे, दूसरी तरफ परशुराम जी गर्म हो रहे थे। तो फिर जब वार्तालाप चल रही थी तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बोला, उन्होंने बोला मैंने कितनी 51 पीढ़ियों क्षत्रियों को 21 पीढ़ियां खत्म कर दी। तो लक्ष्मण जी ने बोल दिया घर घर में कूद दिया महाराज, कभी डंगरे बंदा सामने हो नहीं। ऐसा ही प्रॉब्लम यहाँ चल रही थी वाकपति राज और लक्ष्मण के बीच में। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और ये यहाँ से चला गया, जाकर कहाँ पहुंचा, नाडोल पाली के अंदर। यहाँ पर जाकर लक्ष्मण ने एक नए वंश की स्थापना कर दी। कौन सा वंश, नाडोल शाखा की स्थापना लक्ष्मण करता है। किसका बेटा है, वाकपति राज का। वाकपति राज के बाद में को डंका राजा और वाकपति राज, इसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड आएगा, गोविंद थर्ड, एक है गोविंद थर्ड, इनका नाम भी याद रखिए लो, गोविंद राज तृतीय। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे एक जयानक आएगा, जयानक एक पुस्तक लिखेगा पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में इनको गोविंद राज थर्ड को क्या नाम देगा, वेरी घट, यानी कि वैरियों को मौत के घाट उतारने वाला। वेरी घट किसके लिए यूज किया गया है, पृथ्वीराज विजय के अंदर गोविंद राज थर्ड को पृथ्वीराज विजय के अंदर वेरी घट कहा गया है। और इनकी समय अवधि थी 1018 से लेकर 27, ऐसी कोई अवधि है, 1012 से लेकर 27, इस टाइप की एक समय अवधि थी जिसके अंदर ये गोविंद राज थर्ड राजा बने थे। और इनके बाद एक फिर धीरे धीरे ये सब जाते रहे। अब आएंगे पृथ्वीराज प्रथम। अब आते हैं पृथ्वीराज, आते हैं तो फिर जाते भी, ये गए पृथ्वीराज के बाद में पृथ्वीराज प्रथम। इनके बाद इनका बेटा आया जिसका नाम था अजय राज। इनके बारे में हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है अजय राज की, कि इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। ये नाम सुना है, अजमेर की स्थापना कौन करेगा, अजय राज करेगा, क्योंकि अजमेर किस पर बना होगा फिर, अजय राज ने ही अजमेर की स्थापना की और अपने ही नाम पर उसका नाम रखा, अजय राज अजय मेर। तो ये कब बना, 1105 में। कब गया, 1133 में। 1105 में राजा बना, 1133 तक राजा रहा। और इन्होंने जो नेक काम किया था वो था अजय मेरु दुर्ग की स्थापना की और अजय मेर नगर की स्थापना की। कब, 1113 में, ठीक है। 1113 में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की, अजय मेरु दुर्ग भी बनाया था। ये अजय राज जी के बारे में 2-3 बातें थी। अब 1133 में जब ये मरे, जो भाई आया है तो अब जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। मन तो नहीं कर रहा है इनको भेजने का, उपाय है कोई नहीं है, आया है तो जाएगा। फिर इनका एक बेटा भी हुआ अर्णव राज। इनके लिए कुछ पुस्तकों में अलग नाम यूज होता है, आना जी। कब राजा बने, 1133 में। 1133 में राजा बने, 55 तक ये राजा रहे। इनके बारे में 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने आना सागर झील बनाई होगी। ये जो इनकी उपलब्धियां होती है ना इस टाइप की, आजकल
इनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरी चीज, राजाओं की वंशावलियों के बारे में अभी हाल ही के रीट के पेपर में मैंने 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिनके अंदर केवल राजाओं की वंशावलियां पूछ रखी है वो भी मेवाड़ वंश वालों से रिलेटेड ज्यादा थी। मेवाड़ की, आमेर की, इन राजाओं की वंशावलियां पूछते हैं। तो आप भी इनके जिस सीक्वेंस में हमने राजा पढ़े, इसी सीक्वेंस में इनके नाम ध्यान में रखने कि चंदन राज के बाद में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज को, और फिर वागपति राज को। वागपति राज के बाद में आएगा उसका बेटा लक्ष्मण। तो इनके सीक्वेंस को भी आपको ध्यान में रखना है। पहला काम किया, आना सागर झील बनाई। इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनाया। दौलत बाग बनाया आना सागर झील के किनारे, हाँ जहांगीर ने। और जहांगीर के बेटे शाहजहां ने यहां पर बारादरी बनाई। बारादरी बनी। ये शाहजहां करेगा बारादरी वाला, दौलत बाग वाला काम कौन करेगा? जहांगीर करेगा। वर्तमान में इस दौलत बाग का नाम क्या है? सुभाष उद्यान। जो करंट में चीजें आती है उसमें इस तरीके की बातें ज्यादा आती है कि इसका वर्तमान नाम क्या है। तो आप ध्यान में रखना, दौलत बाग का वर्तमान में नाम है सुभाष उद्यान, और बारादरी का बारादरी रह गया। इसने एक और काम किया, शाहजहां ने। क्या हो गया? राइटिंग गंदी है सर की, दिखाओ। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग है, बारादरी है, सुभाष उद्यान वर्तमान नाम है। इन्होंने यहां पर क्या बनाया? वरा मंदिर बनाया। अजमेर के अंदर इन्होंने एक वरा मंदिर बनाया। वरा मंदिर को फिर तोड़ा किसने? जब यहां पर शाहजहां आया था तो शाहजहां ने कहा कि मैंने यहां पर हिंदुओं के एक अजीब सा देवता देखा। उसका शरीर मनुष्य जैसा था, मुंह सुअर जैसा था, वही तो वरा अवतार था। तो अजीब सा मुंह था, इसलिए मुझे उनकी मूर्ति पसंद नहीं आई। मैंने उस मंदिर से मूर्ति को उठाकर झील के अंदर फेंक दी। फिर सवाई जयसिंह आएगा, वो बोलेगा हे बाबा, किसी भी रूप में हे बाबा ही होता है, उनके मामले में हम टांग नहीं अड़ाने देंगे। उसने मंदिर मूर्ति वापस उठाई, ले जाकर मंदिर के अंदर स्थापित कर दी। तो वर्तमान रूप किसने दिया? सवाई जयसिंह ने दिया, जो जयपुर वाले हैं। जबकि बिगाड़ा किसने था? शाहजहां ने। किसको पसंद नहीं आए? शाहजहां को पसंद नहीं आए। तो ये ध्यान में रखना। जबकि मंदिर शुरुआत में कौन बना रहा है? आना जी, अर्णोराज ने बनाया था, शाहजहां ने बिखेर दिया था। ये थे। अब इसके बाद इन्होंने जो यहाँ गुजरात में उस समय जो वंश चलता था उसका नाम था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के राजा गुजरात में राज करते थे। और जो गुजरात के उस समय राजा थे उनका नाम था सिद्धराज चालुक्य। इसका वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान। तो जो चालुक्य थे गुजरात के, सिद्धराज चालुक्य के साथ अर्णोराज ने युद्ध किया और अर्णोराज ने सिद्धराज चालुक्य को बुरी तरीके से हरा दिया। जब हरा दिया तो फिर बात बिगड़ रही थी। दोनों एक दूसरे से गुस्से में देख रहे थे। वो हारा हुआ था, सिद्धराज झुका हुआ था, नीचे बैठा था, और अर्णोराज जी बहुत आक्रामक रूप में उसे देख रहे थे, तलवार उठा रहे थे, सोच ही रहे थे कि उसकी गर्दन उखाड़ दूं। तभी उनकी बेटी आती है कांचन देवी, नहीं रुक जाओ, मेरे पिताजी को माफ कर। तो इनकी सिद्धराज जी की बेटी है जिसका नाम है कांचन देवी, और यहाँ पर सीरियल ड्रामा होता है। बेटी कहती है नहीं, वो कहता हाँ, वो बोलती नहीं, ना 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 रे, ये वाला वहां पर गाना बजने लगता है दोनों, और वहां पर ऑडियंस खड़ी देख रही है, होगा क्या। अब लास्ट में आज का सीरियल यहीं पर रोका जाता है। देखें कल, अब कल क्या होने वाला है उसके लिए सस्पेंस छोड़ दिया। कांचन देवी यहाँ पर आ गई। कांचन देवी आई तो सिद्धराज से वो इनसे बोलती है, अर्णोराज जी से, आप मेरे पिताजी को छोड़ने क्या लोगे? क्या दोगे? तुम्हारा बाप हार चुका है, इसके पास क्या बचा? जो था सब कुछ मेरा है, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या बचा? मेरे हाथों में नो चूड़ियां। इसने बोला मैं रंगीन चूड़ियां पहनने को तैयार हूँ। इनडायरेक्ट प्रपोजल था, तो हमारे अर्णोराज जी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, और वो एक बार बोल दे तो ले लेना चाहिए, नहीं तो कोई और भाइयों टूट पड़ी। तो इन्होंने ज्यादा चांस लिया नहीं,
कांचन देवी से अर्णोराज जी ने विवाह कर लिया। विवाह होगा तो क्या होगा? बच्चा होगा। बच्चे का नाम था सोमेश्वर। अभी तो आया है, पहले तो वो विजोलिया शिलालेख के लिए आया था, अब ये खुद आया है। वो उसके कारनामे थे, अब ये आया। इससे पहले अर्णोराज ने केवल कांचन देवी से थोड़ी ना विवाह किया था, और भी कई देवियों से विवाह किया था। जिन देवियों से, उनमें से एक का नाम था इंद्रपुरी की राजकुमारी, नहीं इंद्रपुरी कोई और ही होगी मतलब कोई परी समानी थी, सदवा राजकुमारी थी, मतलब नाम था सदवा देवी। सदवा देवी से 2-3 और आगे एक का नाम था बिसल देव, एक का नाम था जग देव। तो इस तरीके से अर्णोराज ने 2-3 फूल खिलाए लेकिन ये वाला खतरनाक फूल खिला, सोमेश्वर पैदा हुआ। बाकी सदवा देवी से बिसल देव रासो आया, जगदेव आया, एक पृथ्वीराज और आया होगा। इस तरीके से कई इनके बच्चे पैदा हुए। अर्णोराज को जब इस तरीके से कारनामे कर रहे थे, उससे पहले कौन पैदा हो गया था? सबसे बड़ा बेटा कौन है? जगदेव। तो फिर इनकी लीलाएं देखकर इसे गुस्सा आ रहा था, मेरी मम्मी को दूर कर दिया। माँ का लाडला था, मम्मी दुखी हो रही थी, रोज देखती थी, रोज पलके बिछाए बैठी रहती थी। अर्णोराज कहाँ चले जाते थे? ये कंचन कांटे की तरह चुभने लगी। तो फिर जगदेव को गुस्सा, ओके ओके काम डाउन, ठीक है। तो वापस आते हैं। कांचन देवी धीरे धीरे इस तरीके से चुभने लगी। तो फिर जगदेव को गुस्सा आया। पहले सोचा कांचन देवी को मार दूं, लेकिन फिर सोचा महिला पर हाथ उठाने वाले चौहान नहीं होते, तो चौहान किस पर हाथ उठाते हैं? चौहान हाथ उठाते हैं उस पर। तो फिर जगदेव को गुस्सा आया, उसने अर्णोराज के अरण और राज दोनों अलग कर दिए। इस तरीके से चौहान वंश का प्रथम पितृहंता कौन बना? जगदेव बना। अर्णोराज को मारकर राजा बना। 55 में मारा, 55 से लेकर 58 तक राज भी किया। 1155 से लेकर 1158 तक 3 साल राज किया जगदेव। लेकिन ये पिताजी का बेटा, पापा का परा, वो मम्मी का परा, जो भी है। तो इसने जब मम्मी के मतलब दुख के लिए पिता को मार दिया, तो इससे भी गुस्सा आ रहा था, रोज चुटली घिस रहा था, कब भाई हटेगा, कब भाई हटेगा, कब भाई हटेगा। तो 3 सालों में भाई हट गया। भाई हटा तो फिर राजा कौन बना? बिसल देव। बिसल देव राजा बनते 1158 में, और 63 तक ये राजा रहे। बिसल देव के समय 3 पुस्तकें हैं बिसल देव से रिलेटेड। पहले तो उन पुस्तकों को फ्री कर देते हैं। पहली पुस्तक है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज, कोई ना, मैं लिखकर भेजूंगा, उसे देखकर उतार लेना। सुनने पर फोकस करो, नोट्स अपने आप मिल जाएंगे। तो पहली पुस्तक है ललित विग्रह राज। ललित का मतलब क्या होता है? टैक्सी वाला नहीं। ललित का मतलब क्या होता है? ललित का मतलब होता है सोम, सॉफ्ट, वो होता है ललित। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव। तो ललित का मतलब भी सॉफ्ट होता है, सोम का मतलब भी सॉफ्ट होता है। सोम का मतलब सोमरस नहीं होता है, होता तो होगा लेकिन हमारे लिए नहीं होता। हमारे लिए सोम का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो ललित विग्रह राज पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव है। फिर एक पुस्तक लिखी गई, फिर बोलोगे इधर उधर क्या लिख रहे हो, बिसल देव रासो। बहुत बढ़िया बात है, मेरा काम तो ऐसे ही बन गया, बिसल देव रासो। तो सर भी तो रट राउडा होता, अब बार बोल देता हूँ, उल्टी करना लाता, ये बीच में उल्टी में टांगड़ई। लोग उंगली डालकर उल्टी करते, इसने हाथ देकर उल्टी रोकवा दी सर की। बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के नरपति नाल। ये जब दूसरे वाले पुस्तकें लिख रहे थे, भाई का भी वो हट हुआ, इन्होंने भी एक पुस्तक लिख डाली, उसका नाम था हरि केली। हरि केली का मतलब क्या होता है? हरि मतलब ओ केड़ो मतलब है, हरि का
हरी का ई हटाकर हरा किया, फिर केली का ई हटाकर केला किया, हरा केला। वाह, मतलब ये तुम लोग रीजनिंग थोड़ी कम टाइम दिया करो, रीजनिंग को ज्यादा पढ़ रहे हो। यहाँ से हरा निकाल दिया, फिर केली का केला निकाल दिया, ऐसे नहीं निकालना है। हरी केली, ये मतलब जब ये युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि अर्जुन, इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें बहुत बड़े बड़े महारथियों का सामना करना होगा, और इतने बड़े महारथियों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, मेरे पास ऑलरेडी सारे अस्त्र है, तो फिर अब क्या लाना होगा? तब इन्होंने कहा कि भगवान शिव से जाकर तुम पाशुपात अस्त्र लेकर आओ। इसको लेने के लिए अर्जुन तपस्या करने के लिए गए। जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के दौरान शायद एक हिरण का मामला बनता है कि हिरण के लिए अर्जुन बाण चलाते हैं, और उसी समय एक साधु के वेश में आया हुआ व्यक्ति भी, जो जंगली व्यक्ति के रूप में आते हैं, वो भी बाण चलाते हैं। दोनों के बाण जाकर उस हिरण को लगते हैं, हिरण मर जाता है। अब दोनों इस पर अधिकार करने के लिए बहस होती है दोनों के बीच में। जो जंगली वाला होता है वो कहता है कि हिरण मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया। अर्जुन कहता है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर है ही नहीं। जब मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर ही नहीं है तो मेरे बाण से पहले तुम्हारा बाण लगने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस चक्कर में दोनों के बीच में बहस होती है, और उस समय के राजाओं के बीच में जब भी बहस होती थी योद्धाओं के बीच में, तो वो बहस कुछ ही पल में युद्ध में बदल जाती थी। तो यहाँ पर भी एक युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के दौरान भगवान शिव अर्जुन के साथ जिस तरीके से खेलते हैं, इससे बोलते हैं हरी खेली, यानी कि भगवान अर्जुन के साथ किस तरीके से खेल खेल रहे थे, इसका नाम वो पड़ा था हरी केली। ये एक नाटक है जिसके अंदर अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो एक खेल खेला जा रहा था। अर्जुन के पसीने आ रहे थे, भगवान शिव हंसते हंसते उसके बाणों का मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे थे। जबकि अर्जुन कौन था? उस समय महाभारत काल के समय का सबसे बड़ा महान योद्धा, इतना बड़ा योद्धा कि जब कर्ण के बारे में कहते हैं कि कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा दानी था, लेकिन उसको दान करके भी उतना बड़ा सुकून नहीं मिल रहा था। तब उसके सामने एक ही शर्त रखी गई कि भाई अगर तुम्हें नाम कमाना है तो फिर तुम्हें अर्जुन को युद्ध में हराना होगा। और कर्ण पूरे जीवन में एक ही प्रयास में रहता है, अर्जुन का सामना करूं, अर्जुन का सामना करूं। इस चक्कर में अंत में जाकर वो युद्ध भी कर लेता है। तो अर्जुन उस समय का इतना बड़ा महारथी था। एक दिन मैं कभी मोटिवेशनल कहानी सुनानी होगी तब बताऊंगा। अर्जुन जब इस प्रकार का एक योद्धा है जिससे लड़कर लोग मरने के लिए भी अर्जुन से इसलिए युद्ध करते थे कि अर्जुन के हाथों अगर मर गए तो हमारा नाम इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएगा। इतने बड़े पराक्रमी राजा को फिर एक छोटा सा बच्चा मार देगा, अर्जुन को एक छोटा सा लड़का मार देगा, यानी कि 17-18 साल मुश्किल से किए होंगे, वो मार देगा। उसकी जो कहानी है वो तो फिर कभी मोटिवेशनल करना होगा ना, उस टाइम बताऊंगा। फिलहाल तो आप खतरनाक कहानी है, मस्त है। चलो पहले वही सुन लो, फिर लास्ट में कुछ नहीं होता। आज हम ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो कहानी ये है, चलने दो तो दुनिया देखेगी। इसका वो है, क्या होता है? ये होता है, वो देख सकते हैं आप आराम से, इसे वो कहते हैं। चलिए हम एक कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन मतलब जब ये इनको पांडवों को जब इंद्रप्रस्थ मिल जाता है, इंद्रप्रस्थ उस समय नाग वंश को दिया हुआ क्षेत्र था, यानी कि वहां पर नाग बहुत होते थे। उस वाले क्षेत्र में अर्जुन को राजा युधिष्ठिर ने भेजा था कि आप जाइए इस क्षेत्र से नागों को हटाइए और फिर हम यहाँ पर अपनी इंद्रप्रस्थ को बसाएंगे। और ये सोचकर अर्जुन को भेजा जाता है। अर्जुन ने वहां से सभी नागों को हटा दिया और वहां पर अपना इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर दी। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो गई तो अर्जुन उस समय जब नागवंश से इन सबको भगा रहा था नागों को, वहां पर एक नाग कन्या थी, उसका नाम था उलूपी। उलूपी के साथ अर्जुन का प्रेम प्रसंग चलता है और अर्जुन उलूपी से विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद कुछ समय तक अर्जुन यहाँ पर रुका। इनको एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय अर्जुन को ख्याल आता है कि मुझे वापस युधिष्ठिर जी के पास जाना है। तो अर्जुन जब निकलने लगता है उस समय युधिष्ठिर जी का उसके पास मैसेज आता है कि आप हमारे पास आसपास के एक क्षेत्र है, उसे बोलते हैं मणिपुर। हमारी सीमा का अंतिम क्षेत्र कौन सा है? मणिपुर है। आप मणिपुर होकर आना। तो अर्जुन वहां से मणिपुर के लिए रवाना हुए। जब अर्जुन मणिपुर जा रहे थे तो वहां के राजा से मिले। राजा से जब मिले थे, इनकी इस राजा की एक बेटी थी, उसका नाम था चित्रांगदा।
चित्रांगदा। और अर्जुन तो मैंने अभी बताया था विश्व का मतलब उस समय का सबसे महारथी था, और लुक भी अच्छा था, हैंडसम था, योद्धा था प्लस हैंडसम था। तो ये भी मोहित होगी, मोहित होगी तो फिर इनका भी विवाह। अर्जुन ने मना किया, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, हाँ आई एम मैरिड। उसने बोला आई विल हैंडल इट। तो फिर इस चक्कर में अर्जुन ने बहुत समझाया कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसके साथ धोखा नहीं करूंगा। तो उसने बोला इसमें धोखा होगा ही कहां, एक राजा के लिए एक से ज्यादा ये पता नहीं चलने वाली तो आज की पीढ़ी की है प्रॉब्लम। उनको छुपाना पड़ता है, अर्जुन को ये छुपाने की जरूरत थी नहीं। तो फिर अर्जुन ने बहुत समझाया, लेकिन फिर ये बोल दिया छोड़ कर गए तो काट लूंगी, नस काट लूंगी, मर जाऊंगी। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अर्जुन से। पिताजी के सामने जाकर रोई, मेरी शादी करवाओ अर्जुन से। तो पिताजी ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ने फिर वही बात बोली आई एम मैरिड। इससे पहले ऑलरेडी 3 मैरिड। ये 4 टाइम मैरिड। अब इतनी पार पड़ी, योद्धा हूं, हीरो मतलब आओ को नहीं अगड़ो घूम। एक बार मैं धार छोड़ दूं घूम रही। चलो पियर रखो, अब पार कौन पड़ेली। राजा युधिष्ठिर है, राजा युधिष्ठिर है, मैं तो उसका एक सेनापति हूँ। सेनापति क्या खून पीण चालू करियो, ज्यादा ब्याह करना है, अगर पांडवों में ब्याह करना तो युधिष्ठिर करो, वो राजा है। बिल ने कोई भी चीज कमी पड़ी मैं पूर्ति कर रहा, क्योंकि मैं 4 भाई यहाँ बिल पूर्ति करना है। मारे जे कोई चीज कमी पड़ी ना बाकी रोए किया हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 टाइम्स मैरिड है, तो एक ने टाइम को मैंने माफ करो। तो जो चित्रांगदा है वो फिर कामदेव जी और रति की इनकी पूजा करती थी। तो उनके मंदिर में जाती है, वहां पर अंतिम प्रण ले लेते हैं कि अब मैं अपने प्राण त्यागूंगी। और ये बात देखकर अर्जुन को दया आ जाती है, 4 टाइम सही है। एक और ही तो बढ़ रही है, आगे से तो मम्मी कसम किसी से विवाह नहीं करूंगा। पक्का प्रण ले लिया इस बार अर्जुन ने, लेकिन इनसे विवाह कर लिया। अब विवाह होने के बाद विवाह हो जाता है, लेकिन इनकी शर्त क्या थी मणिपुर में कि शर्त ये रखी जाती थी कि इनके जो बेटी होगी उसका जो बेटा होगा वो मणिपुर का नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये प्रावधान था, इनको ले जाने का अर्जुन का कोई इरादा था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम्स तो प्रॉब्लम थी। तो अर्जुन ने बोला अब मैंने शर्त पोसा हुए के इन्हें थे 18 लाख जी। तो ऐसा करके उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद अर्जुन जाने का मूड बना लेता है, अब तो मैं जा सकता हूं। तो अर्जुन जब जाने लगा सोच रहा था कि जाते जाते मिलकर जाऊं, लेकिन ये अर्जुन इनसे मिलने आता उससे पहले इसका एक पुराना एक्स बॉयफ्रेंड था, वो नागवंशी था। तो नागिन का फ्रेंड नाग उलूपी का। तो जब उलूपी ने अर्जुन से विवाह किया, उसको तो पहले से ही वो प्रतिशोध की भावना बची हुई मन में थी, तो वो चाहता था कि मैं अर्जुन से बदला लूं। पहले उसने अर्जुन से युद्ध करने की कोशिश की, मुंह की खा चुका था। अब उसने सोच लिया था युद्ध में तो फंसा हुआ, दूसरा तरीका अपनाओ। जब अर्जुन जहां जा रहा था ये पीछे पीछे नाग था, लपेटा लेता लेता चला गया। जहां जहां अर्जुन गया, अर्जुन जब मणिपुर पहुंचा ये भी पीछे पीछे पहुंचा। उसने वहां का सीन देखा, रील बनाई, लेकर आया उलूपी के पास, जाकर बोला वो देख कहती हमारे फलान जी दुखों को नहीं करे, दिया को नहीं करे, सगलाऊ अलग है, मिनक जाती एडी हुए भाई। हीरो भरोसा को कर सकाने पा, थोड़ा दिन ही एक जगह रहे, नेक्स्ट टाइम होते ही अगली परी देखते ही पापा की परी घर में है, दूसरी वाली परी ठाकुन पड़े वहां, ऐसा सोचकर एक और सेटिंग करते। ये देख ले तुम्हारे इसने रील और भेजी तुम्हारे लिए, मुझे बोला था कि ये रील ले जाकर किसको दोगे, उलूपी को दोगे। उलूपी नागिन थी, नॉर्मली नागिन ही होती है, ये तो एक्चुअल में नागिन थी। तो फिर अब एक बात रिपीट मत किया करो, गुस्सा आ सकता है दूसरों को। तो अब वो ऑलरेडी नागिन थी और उसको लाकर ऐसा कुछ दिखा दिया तो इसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो इसने अपने एक्स को बोला भाई तू बुरो तो को नहीं होता, मैं छोड़ रहे थर सते बुरो करियो, और सांत्वना भरा हाथ लगाया ही था, फूंकिस गया छोरा। और आ बड़ा प्रॉब्लम कि अगर एक्स ने आराम से हाथ भी लगा दिया, मतलब एक अलग ही ज्वालामुखी फ्लो होने लग जाती है। हाँ मतलब
हाथ लगाया किसने? वो होते ना कुछ पुरानी फिल्मों में, आप लोग तो देखते नहीं हो, कभी देख लेना कि पुरानी फिल्मों में ऐसा होता है, मान लो कि लड़के ने अपनी ड्रीम गर्ल से हाथ मिला लिया, फिर वो इस हाथ पे ऐसे ही लगेगा। पूरा सारे काम किससे कर रहा है? एक हाथ से। इसको 3 दिन से धोया नहीं, क्यों नहीं धोया? हाथ लगा चुकी है वो। ऐसा जब उलूपी ने उसको हाथ लगाया, उसने बोल बस क्या करना बोल। तो उसने बोला कि अब कुछ ऐसा कर, नागिन वाला बदला। तो इसने बोला कि नागिन वाला बदला लेना है, अर्जुन आ ही रहा है, उसको बोल दे। तो उसने बोला ऐसे अर्जुन को बोलेंगे, वो बोल देगा रील एआई से बनाई हुई है। मैं इसमें हुई नहीं। मुकर भी तो सकता है, क्योंकि एआई का जमाना है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो तू कुछ और षड्यंत्र कर। सुन ले। तो जब अर्जुन उलूपी के पास आता है, उलूपी को गुस्सा आ जाता है, फिर अर्जुन तो मिलकर चला गया, लेकिन उलूपी के दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगी जिससे कि अर्जुन का दिमाग खराब ही हो जाए। तो फिर उसने अर्जुन को कहा, तुम्हें पता है कि मुझे पता है चित्रांगदा से तुमने शादी कर ली, कोई बात नहीं, हो जाता है, राजा महाराजाओं के घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ वो तुझे पता है क्या? तो उसने बोला कैसा धोखा? तुम्हारी ये चित्रांगदा तुमसे मिलने से पहले किसी और से मिलकर आई थी। तो उसने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इतनी अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं कर सकती। उसने बोला मुझे पता था, तुम नहीं मानोगे। उसने एआई जनरेटेड वीडियो लाया, उस वीडियो के अंदर वो अर्जुन के सोने के बाद उसके रूम से बाहर निकलते हुए दिखाई गई थी। ये फोटो दिखाए, देख ले, ये तू अंदर सो रहा था, ये बाहर चली गई थी। अब मैं आगे का सीन नहीं बताऊंगी कि आगे कहां पर गई थी। तो भाई अर्जुन भी समझदार था कि आगे बताने लायक कुछ बचा ही नहीं। अर्जुन ने अपने मन में बहुत कुछ सोच लिया तो गुस्सा आया तो गया चित्रांगदा के पास। उसको जब वो वापस गया तब उसे पता चला कि उसकी जो चित्रांगदा है प्रेग्नेंट है। तो अर्जुन ने गुस्से में कह दिया किसका है ये, मेरा तो नहीं है। हाँ मुकर गया वो तो पूरा। अब वो टेंशन में कि अरे डाकियो थारो है। वो तो ये मुकर बैठ जी किया पापड़ी। और उस समय वो गोलियां नहीं मिलती थी। अब ये मत कहना सर एआई थी, गोलियां नहीं थी तो नहीं थी, मेरी कहानी है, मैं बोल रहा हूँ गोलियां नहीं मिलती थी तो नहीं मिलती थी। तो अब उस समय गर्भपात हो नहीं सकता था, तो फिर अर्जुन यहाँ से इसको छोड़कर चले गए। अब अर्जुन जब वापस गए तब तक वहां पर वो द्रौपदी का चीरहरण वाला सीन हो जाता है और फिर इनको वापस वनवास हो जाता है, युद्ध की तैयारियां चलने लगती है। तब तक चित्रांगदा ने अपने बच्चे को पैदा किया। पैदा करने के बाद इसको फिर एक ही चीज की शिक्षा दी थी कि तुम्हें एक अर्जुन नाम का प्राणी है, उसे युद्ध में हराना है। अब चित्रांगदा ने अपने बेटे वब्रुवाहन, उसका नाम था वब्रुवाहन, गबरू नहीं, गबरू जवान वाला वो गबरू नहीं है, ये वब्रुवाहन है। वब्रुवाहन इसके बेटे का नाम था। इसने बेटे को पैदा किया, इतना कठिन परिश्रम किया, मतलब कि जब छोटे बच्चे को माँ बाप इस तरीके से रखते हैं, वो पत्थरों पर कांटों में चलाती थी, इतनी वो जानती थी कि इसको फिर हराना किसको है, अर्जुन को हराना है। तो फिर इसने इस वब्रुवाहन को इतनी भयानक ट्रेनिंग दी, छोटे से बच्चे पर माँ होकर इतनी कठोर ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद एक ही लक्ष्य दिया था, तुम्हें एक अर्जुन नाम का प्राणी है, उसे हराना है। ये नहीं बताया था कि अर्जुन है कौन। तो फिर और इसने भी नहीं पूछा कि ये प्राणी है कैसा, इतनी ट्रेनिंग क्यों दे रही हो, आखिर कोई ब्रह्मा विष्णु का अवतार तो नहीं है, बता तो दो। मम्मी ने कुछ नहीं बताया, एक ही बात बोली, मम्मी पर भरोसा है। उसने बोला नहीं मम्मी, तुम पर पिताजी ने नहीं किया, मैं कैसे करूं। लेकिन ये भी फिर मम्मी का मगरमच्छ निकला, जो मम्मी बोलती गई करता गया और अंत में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया। अब दूसरी तरफ उनके वो यहाँ पर हस्तिनापुर वाला ये जो युद्ध होता है, कौरव पांडव वाला युद्ध हो जाता है। युद्ध में अर्जुन मतलब ये लोग जीत जाते हैं। जीतने के बाद भगवान के कहने पर युधिष्ठिर ने एक यज्ञ आयोजित किया, विश्व शांति यज्ञ। इसके अंदर इन्होंने अपना अश्वमेध घोड़ा छोड़ा और घोड़े के पीछे अर्जुन और भीम को छोड़ दिया, कुछ सेना देकर कि ये घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वहां पर हम शांति समझौता कर लेंगे। ये घोड़ा घूमता घूमता पहुंचा मणिपुर। जब मणिपुर पहुंचा तो फिर उसके सैनिकों को, मतलब उस समय तक ये वब्रुवाहन वहां का राजकुमार था, घूमता था। इस वब्रुवाहन को किसी ने आकर बताया कि अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया है, घोड़े के पीछे अर्जुन जो महारथी है वो आए हैं। तो वब्रुवाहन ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, जाकर उस घोड़े को पकड़ लिया। इस घोड़े को छुड़ाने के लिए अब छोटे से बच्चे को देखा, तो फिर छोटे से बच्चा मतलब उस समय तो उसकी हाइट मुझसे अच्छी होगी, 17 का हो, हम 25-30 पे भी वो हाइट नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो उसने 17 में कर ली होगी। अच्छा खासा गबरू जवान था और नाम से वब्रू था। अब वो सैनिक आए
और इसने घोड़ा पकड़ लिया, सैनिकों को एक हाथ से ही सब सल्टा दिया। सैनिक भाग कर गए, उनमें से जो बच गया था वो जाकर बोलता है कि एक बच्चे ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा है। महासेनापति गए, सेनापति भी हार गए, फिर भीम गए, भीम को भी उसने हरा दिया। तब आए अर्जुन। जब तक अर्जुन आ रहे थे उस समय तक एक घटना और हो जाती है कि अर्जुन को गंगा मैया ने श्राप दिया, क्योंकि गंगा के बेटे हैं भीष्म, और भीष्म को अर्जुन ने बाणों से छलनी कर दिया था। तो फिर गंगा मैया, अपनी कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को इस हालत में देख पाती, तो गंगा मैया ने अपने बेटे को इस हालत में देखा, तो फिर उन्होंने आशीर्वाद में छोड़ दिया कि जो भी तुम्हें मारेगा उसके ये मेरा बाण काम आएगा। और उसी समय उसके पास ये गंगा मैया का दिया हुआ बाण आ जाता है। युद्ध होता है, थोड़ी देर अच्छे से युद्ध चल ही रहा था, फिर इसने वो बाण चलाया, अर्जुन वहां पर धराशायी हो गया। जैसे ही अर्जुन धराशायी हुआ, इसकी मम्मी भागती हुई आई, भागती हुई आकर देखी अर्जुन की गर्दन वहां पड़ी है, दर्द वहां पर पड़ा है, बेटा चिल्ला रहा है या। वो उसने आकर थप्पड़ मारी, ये क्या है? उसने बोला आपने जो बोला मैंने तो वो कर दिया। अरे मूर्ख प्राणी, मैंने तुम्हें इसको हराने को बोला था, ये कौन सी हार थी? वो धड़ वहां पर पड़ा है, सॉरी, और सिर उसका वहां पर पड़ा है, धड़ उसका वहां पर पड़ा है, इससे हराना कहते, तो मारना किसे कहते? तो उसने बोला मम्मी आप उसको छोड़ो, आपने क्या बताया था? अर्जुन नाम के प्राणी, ये अर्जुन ही है। तो उसने बोला वो प्राणी नहीं, तुम्हारा बाप है, बाप। जिसको हराने की बजाय तूने इसको अलग अलग कर दिया। बाप का बा अलग पड़ा है, ता अलग पड़ा है, अब इसको समेटेगा कौन? उसने बोला मम्मी झूठ, मजाक नहीं चलेगा, योद्धा के साथ आप ऐसी मजाक नहीं कर सकते। मम्मी के अब मैं तुम्हारे बर्तार बारे मजाक करूंगी, सर राम निकलोड़े, मैं कह रही हूँ इधर बाप है तो है, अब तू बड़ा ना मान, ओ कुणके एक दिन मान बिना मान्य रूठ गयो, पाछो आज ई हालत में पड़ियो, बा हालत पड़ियो, पा हालत पड़ियो, आज तू बड़ा बात कह दे कि मम्मी ए मारा बाप कौन है? तो भाई मां नहीं कौन, फिर अब ऊपर लेने पाछो बुला लूंगी, हे बाबा ने बुलायू, या फिर जो मैं बुलाऊं जी की आर कह देवे के ओ जय, क्योंकि उस समय डीएनए जांच नहीं होती थी, तो अगर होती तो फिर मैं वहां पर होता तो उनको बोल देता डीएनए जांच करवा लो, मामला सेट हो जाएगा, मैं था नहीं। तो फिर अब उनका बात पात दोनों अलग पड़े थे, तभी कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने आकर देखा भाई मेरा पार्थ ऐसे पड़ा है, ये तो गलत बात है, इसको मैंने कितना आराम से रखा है और तुमने इसे बिखेर दिया है। ये क्या, ये सब क्या है? तो उसने बोला मेरी कोई गलती नहीं, मुझे ऐसा ही सिखाया गया, प्राणी आएगा उसको हराना है। अब युद्ध जब होता है तो कई बार ऐसा भी तो होता है। तभी वो उलूपी ये भागती भागती आई, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो सारे नजारे देख रहा था, क्योंकि वो नाग था, लपेटा लेता लेता कहीं भी पहुंच जाता था। उसने ये सीन देखा, जैसे ही सीन देखा वो उछल कूद रहा था, भाई अर्जुन गया उलूपी। मतलब कि उम्मीद की किरण देखी, वो तो बावला हो गया, उछलता कूदता जा रहा था, उल्पी के पास जाकर उल्पी का हाथ पकड़कर आज से तू मेरी है। तो मैं नहीं, मैं अर्जुन की हूँ। अरे अर्जुन अब किसी का ही नहीं है। तो बोला क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो? तो मेरे साथ था, वापस लाया, वहां लाकर बताया कि ये पड़ा अर्जुन। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, अर्जुन ऐसे थोड़ी ना मर सकता है, उसने पूरे नागवंश को खत्म किया। तो बोले तभी कृष्ण भगवान साइड में खड़े थे, उन्होंने बोला कौन क्या ये अर्जुन रोई है, एक खिंडा दियो, वो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी ऐसा नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बोलो सुना तो था, एक कादर खान की मूवी देखी हमने ऐसी, तो उस मूवी से समझ में नहीं आया तुम्हें कि बाप बाप ही होता है, फिर बेटा उसका भी बाप होता है। वो समय गया, बाप बाप होता है, लेकिन बेटा उसका भी बाप हो सकता है। तो तुमने गलत आदमी से पंगा लिया था। तो फिर उलूपी ने बोला माफी वगैरह मांग ली। अब बोला अब इलाज क्या है? तो फिर भगवान पास खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ, आपके जो नाग हैं उन नाग से मणि लेकर आओ, नाग मणि लेकर आओ। तो फिर वो बॉयफ्रेंड इधर उधर घूम ही रहा था, भागता भागता गया, मणि लेकर आया। जब लाकर दे रहा था तब उसे याद आया, शिट यार अर्जुन वापस जिंदा हो सकता है। वो मणि लेकर वापस भाग गया। कुछ भी हो मर जाऊंगा, मणि नहीं दूंगा। तो अब वो वापस भाग रहा था, अब उसका बेटा पीछे पीछे गया। अरे कुंडा रुक जा, मारी ही घने कंफ्यूजन है। पहला एक मामलो सेट कर ले, फिर बाद आप आपस में बात कर ले, वहां पर जो भी बहर है नहीं पस नहीं पड़ लेगा, पहला भी सेट कर एक पापा ने गणित लगा दे, फिर बाद नहीं जी तू मन को चाहिए ना मणि, तो वो वापस लाता है, मणि लगाता है, फिर अर्जुन जिंदा हो जाता है। तो ओवरऑल मतलब क्या है कि जब व्यक्ति इस तरीके से दृढ़ संकल्पित हो जाता है ना, तो फिर कहते हैं ना प्रकृति भी उसका सपोर्ट करने लग जाती है। तो यहाँ पर वही सीन था। हाँ, वो गंगा मैया का उस समय बाण छोड़ना, ये इसका पकड़ना, अर्जुन को मार देना। तो ये होता है जब आप किसी काम के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर कोई काम करने का सोच लेते हो, तो प्रकृति आपको
यानी कि पंच तत्व मिलकर आपका सपोर्ट करते हैं आपको कामयाब बनाने के लिए। वो तो कामयाब हो गए होंगे, हम थे कहाँ पहले तो ये बताओ। नरपति हरी केले, वो हरी खेले, यहाँ पर हम खेले। अर्जुन किसका? तो फिर उसने वापस लाकर दे दिया मणि, लेकिन फिर तो उलूपी को भी समझ में आ गया कि इसके ऑलरेडी 3 थे, मैंने एक के लिए इतना कुछ कर दिया। फिर इसने उलूपी को गले लगाकर कोई बात हुआ, अपन दोनों मैंने ना साथ रेमा, ऐसा करके इन्होंने संधि समझौता कर लिया। फिर बेटे ने जाकर उसको बांट दिया, क्योंकि कड़े रमूल कौन तो ये पुराने अफेयर कहीं ना कहीं दुखी देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ कांड हो रहा था। चलिए वापस आते हैं। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी, विसल देव रासो, नरपति नाथ, हरि केली विसल देव ने खुद लिखी। ये इनके पुस्तकें लिखने के बारे में था। उसके बाद एक शिवल जागरण में उड़ो तो बैक टू बैक कथा ही सुना मगरा। हाँ, एक में ब्रेक आ गया, भाई चाय आउन दो, फिर बाद दूसरी कथा चालू है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर की और कथा है। विसल देव के बाद में तो पृथ्वीराज चौहान ही है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। नहीं अब सुनो, यहाँ पर इनके बारे में हमने केवल 3 पुस्तकों की बात की, ललित विग्रहराज, विसल देव रासो और हरि केली, ये इनकी पुस्तकें थी। एक है शिवालिक, दिल्ली शिवालिक शिलालेख। दिल्ली शिवालिक शिलालेख क्या कहता है कि विसल देव ने दिल्ली को जीता। ये दिल्ली के तोमर राजाओं के साथ युद्ध की शुरुआत की थी चंदन राज वशीकरण में आने से पहले, और अंत में जीता विसल देव ने। अगर हमसे पूछा जाए घटिया क्वेश्चन तो ये होगा कि दिल्ली के तोमर वंश के साथ युद्ध की शुरुआत किसने की थी, तब तो आएगा चंदन राज, जबकि अंत में जीतेगा कौन? विसल देव। इन्होंने दिल्ली को जीता। इनसे रिलेटेड जो शिलालेख है वो है दिल्ली शिवालिक शिलालेख। और इसके बाद इन्होंने एक सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण नाम का एक संस्कृत पाठशाला बनाया। कंठाभरण इन्होंने यानी कि एक संस्कृत पाठशाला बनाई बच्चों के पढ़ने के लिए। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना देगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या था? पाठशाला थी। और सरस्वती कंठाभरण एक संस्कृत मतलब संस्कृत में पढ़ाई जाने वाली पाठशाला थी, यानी एक छोटा विद्यालय था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, क्योंकि इस झोंपड़े के पास में पंजाब सा पीर की 2.5 दिन का उर्स लगता है। यहाँ पर इसे 2.5 दिन कहने के 2 कारण हैं। एक, पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। दूसरा कारण कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन में ही एक पाठशाला को सीधा ही मस्जिद में बदल दिया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं पंजाब सा पीर की वजह से कहते हैं। अब विसल देव रासो के बारे में 2 प्रेम कहानियां। अब पूरी प्रेम कहानी नहीं बताऊंगा, केवल नाम सुन लो। एक पत्नी ये ना करो तुम नाराज हो। एक का नाम है राजमती। ये कौन सी पुस्तक में लिखी गई है वो आप बताओगे, क्योंकि गोपाल सर ने, मुझे पता है कि इसके बारे में आपको बताया होगा। राजमती और विसल देव के बारे में, क्योंकि पीवाईक्यू वाली क्लास नहीं ली थी, पीवाईक्यू वाला वीडियो देखा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है, कहां से पता चलेगा। हाँ, एक का नाम है देवल देवी। राजमती के बारे में ये ध्यान में रखना कि ये राजमती एमपी की है। एमपी, हाँ, मध्य प्रदेश में। और इनके मध्य प्रदेश के आसपास में मतलब हीरे जैसी खदानें बहुत हुआ करती थी। राजमती और इनका हुआ तो प्रेम विवाह था। वो भी उड़ीसा की तरफ गए हुए थे, और उस समय एमपी में ये भी शिकार के लिए निकली थी। बीच में एक बार गलत शिकार हो गया। गलत शिकार के चक्कर में बात आगे बढ़ गई। और राजा महाराजाओं का एक सुख था जो हमारा दुख है। इनके क्या है कि अगर आंखें मिली, हाथ भी मिलेगा, विवाह भी होगा, क्योंकि चांस है कि आप भगा ले जाओ, उठा के ले जाओ, भगा के ले जाओ। चांस थे, फुल चांस से थे। और ये लोग घूमते भी रथ पर ही थे, तो सीधा हाथ पकड़ा, रथ पर बैठाया, निकल गए। पता ही नहीं चला मम्मी पापा को। नहीं, मम्मी पापा को फिर कबूतर जाता था। कबूतर जा जा जा, मम्मी को बता थारी बेटी गई। तो फिर कबूतर जाता भी, बेचारा जाकर बताता यार बेटी जाती रही।
तो राजमती भी जब शिकार के लिए गई थी तब इनको वो हमारे विशलदेव रासो पसंद आ गए, सॉरी विशलदेव खुद पसंद आ गए। तो जब पसंद आ गए तो फिर वो तो उठाकर ले आया तो फिर वो वहां पर खुश थी। कई सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो प्रेम विवाह में मजाक ज्यादा होते हैं, जब मजाक ज्यादा हुए तो क्या है कि एक बार गलती से उन्होंने मजाक में बोल दिया कि मेरे पिताजी के घर जिसको मैं छोड़कर आई हूं वहां पर आपको पता है हीरे मोतियों की खदानें हुआ करती थी, आपके यहाँ पर क्या है? सांबर, जिसके अंदर क्या है? नमक। उन्होंने पहले बताया हमारे जब वासुदेव जी है ना, वो उनके समय में यहाँ पर चांदी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने गलती से पीछे देख लिया और रिजल्ट क्या है? नमक है। लेकिन उसने बोला कि कुछ भी क्यों, मेरे परदादाओं ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, इसलिए वहां पर तो ऐसी खदानें हैं, लेकिन आपके यहाँ पर क्या है? नमक है। तो नमक है। इस बात का उनके ईगो पर वार हुआ तो फिर इन्होंने राजमती की बात से मतलब गुस्सा करके, तो उन्होंने कहते गुस्सा करके, हाँ, क्रोधित होकर यहाँ से वनवास ले लिया और 12 साल तक वापस उसी ओडिशा के जंगलों में घूमे जहां पर राजमती मिली, वहां पर इंदुमती भी मिलेगी, इस चक्कर में वो वापस उसी जंगल में चले गए। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ से मान लो कि चलते चलते अचानक कोई छोटी चीज है जो गिर गई, मिट्टी में कहीं पड़ जाती है, तो फिर अगर दोबारा उसको ढूंढना है तो आप वापस उसी रास्ते से वापस चलिए, क्या पता दोबारा मिल जाएगी। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ, जब राजमती की बात से बुरा माना तो फिर ये वापस गए उड़ीसा किसी और को ढूंढने से, और वहां पर कौन मिल गए? देवल देव। तो अब इसको उठाकर लाए, उसके सामने वाले कमरे में बैठा दी, फिर इनका एक और कांड शुरू हो गया। तो यही है, तो कहते हैं विशलदेव रासो है वो वीर रस प्रधान है, या श्रृंगार और वीर रस प्रधान है, तो वो वीर रस प्रधान है क्योंकि इसमें राजमती से वापस बिछड़ने का कांड लिखा हुआ है। बिछड़ने के बाद वो जंगलों में जब दर दर की ठोकरें खा रही थी, वो वाली बात थी। ये इनकी 2 रानियों के नाम ध्यान में रख लेना, पुस्तकें, और इनका ये काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम था दिल्ली जीतना। उसके बाद अब हम हमारी आज की क्लास का अंतिम टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान, वैसे तो और भी कई चौहान है, ये तीसरा चौहान है, ये पृथ्वीराज 3rd है। इससे पहले 2 आ चुके हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो इसमें थी। ये बेटा किसका है? अभी आधे पौन घंटे पहले एक राजा का नाम आया था, सोमेश्वर। हाँ, मतलब आधे पौन घंटे पहले, हाँ, सोमेश्वर जब राजा थे तो उन्होंने गुजरात की राजकुमारी से विवाह किया। उनकी गुजरात वाली जो पत्नी थी उनका नाम था कर्पूरी देवी। तो इन दोनों ने, ये मतलब सोमेश्वर और ये खुद कहां पर रहते थे? गुजरात में रहते थे। ये सॉरी गुजरात की नहीं है, ये त्रिपुरी की है, त्रिपुरी नहीं, त्रिपुरी, कलचुरी एमपी और उड़ीसा के बीच वाले क्षेत्र में, जहां पर वो भी जाते थे, राजमती देवल देवी मिले थे, ये भी गया, ठीक है। तो ये पहले कहां पर रहते थे? गुजरात में। क्योंकि इनके यहाँ पर जो भाई थे, सोमेश्वर के भाई थे, विशलदेव, जगदेव, पृथ्वीराज, इस टाइप के जो भाई थे, उनको ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बेटा किसका है? कांचन देवी का, अर्णोराज का बेटा है, भूल गए यहाँ? अर्णोराज का बेटा है सोमेश्वर, लेकिन ये कांचन देवी और अर्णोराज का बेटा है। और उससे पहले सदवा देवी एक और थी, उनके विशलदेव भी हुए और जगदेव भी हुए। जगदेव पापा का परा, वो वाला अभी कांड बताया था। तो उनमें जो सोमेश्वर थे ये किसी को पसंद नहीं है, और क्योंकि अर्णोराज को लोगों ने मार दिया और फिर वो लोग भाई भाई आपस में राजा बनने लगे, तो अर्णोराज यहाँ से, सॉरी, सोमेश्वर यहाँ से भाग गया था गुजरात। वो गुजरात में रहते थे। तब इनके मामाओं ने ओडिशा में इनका विवाह करवा दिया कर्पूरी देवी से। और पृथ्वीराज चौहान के जो ये राजा बने थे तकरीबन 1100, पहले इनको ही राजा बना देते ना, बीच में ये राजा बनते हैं जब 63 में वो मर गए विशलदेव के बाद यही राजा बने थे, सॉरी, पृथ्वीराज राजा बने थे, पृथ्वीराज 2nd। हाँ, ये 63 से लेकर 69 तक ये राजा रहे थे। अरे वही बोल रहा हूँ, 1163 से लेकर 69 तक ये पृथ्वीराज जो राजा हैं, सॉरी 1100, ये 4-5 साल तक राजा रहे। पृथ्वीराज के बाद में इनका कोई बेटा नहीं था, तो इनका जो चाचा है, ये पृथ्वीराज कौन है? विशलदेव का बेटा,
ये राजा बना, ये बिसल देव का भाई है, यानी कि इसके चाचा जी हैं। चाचा जी फिर 1169 में राजा बने और तकरीबन 77 तक राजा रहे, 8 साल तक। अब ठीक है, हो गए डाटा सेट। तो ये 1177 तक राजा रहे थे। इन्होंने बिजोलिया शिलालेख लिखवाया, कर्पूरी देवी से विवाह किया। फिर कर्पूरी देवी का नाम क्यों आता है? क्योंकि कर्पूरी देवी ने जिसको पैदा किया वो था पृथ्वीराज चौहान। अब हम वापस आते हैं पृथ्वीराज चौहान पर। ये कब राजा बनेगा? 1177 में राजा बने। पृथ्वीराज चौहान 1177 में जब राजा बने थे तब उनकी आयु क्या थी? 11 साल। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जन्म कब हुआ? 1166 में, 1166 में पैदा हुए और 11 साल की उम्र में 1177 आया। 77 आते आते पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर जाते रहे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बिजोलिया शिलालेख के अंदर पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख है? नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख जिसने लिखवाया था वो सोमेश्वर इसका पिता है, और पिता ने आपसे पहले वाले राजाओं के बारे में लिखा, आपके बाद वालों के बारे में नहीं लिखेगा। तो इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हम चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा के रूप में इनको जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिजोलिया शिलालेख पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात नहीं करेगा क्या? ऑफ कोर्स करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके बारे में वहां पर कोई उल्लेख नहीं है। ये राजा बने। राजा बनते ही इन्होंने जिन लोगों को हराया उनमें एक का नाम था नागार्जुन, ये इसका चाचा है। और नागार्जुन के बाद एक और था, उसका नाम था अप्पर गांगे। अप्पर गांगे को हराया। इन दोनों को हराने के बाद अपने पास में एक जाति बहुत भगदड़ किया करती थी, उसका नाम था भंडानक। इसने भंडानकों को भी भगा दिया। और जब ये सब काम हो रहे थे, क्योंकि पृथ्वीराज बहुत छोटे थे, तो उस समय अजमेर पर जो शासन करने वाली महिला थी वो थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी ने बाहुबली मूवी देखी है। बाहुबली मूवी में दोनों हमारे बलाल देव और बाहुबली दोनों क्या है? छोटे छोटे इतने इतने हैं। उस समय संरक्षिका कौन है? राजमाता। तो उस समय, हाँ, उस समय राजमाता कौन थी? कर्पूरी देवी। इनका फिर वचन ही क्या था? शासन था। वो कहती ना मेरा वचन ही है शासन, यहाँ भी यही सीन था, मेरा वचन ही है शासन। तो इस मूवी में कौन है? कटप्पा। तो यहाँ पर कौन है? कदमवास। कदमवास। अब कटप्पा को बाहुबली क्या कहता था? मामा। तो पृथ्वीराज का भी एक मामा है, उसका नाम है भुवनक मल। अब इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है, तभी शक्तिमान ने लिखे। कदमवास कौन है? इनका प्रधानमंत्री। डोंट वरी। कदमवास कौन है? कदमवास कौन है? पृथ्वीराज का प्रधानमंत्री। भुवनक मल कौन है? पृथ्वीराज का सेनापति। एक्चुअल में रिश्ते में ये क्या है? मामा। जैसे वहां पर कटप्पा अकेला ही इन दोनों का काम करता है, लेकिन ये एक्चुअल में तो कटप्पा थे नहीं। तो कटप्पा नहीं थे तो कदमवास अलग है, भुवनक मल अलग है। ये पीएम का काम करता था, ये सेनापति का काम करता था। और इन दोनों के संरक्षण में कर्पूरी देवी ने अजमेर का शासन संभाला। उस समय तो ये छोटा था, इससे बहुत खतरनाक टाइप की ट्रेनिंग मिल रही थी। ट्रेनिंग मिलते मिलते 11 से 14 साल के हुए, तब तक बोल दिया मम्मी आप घर में जाओ, पुरुषों का मामला है। मम्मी के पुरुष। मम्मी हाँ सर पेट पकड़ रही है कि पुरुष आ गया। 3 साल पहला तू मांगनू किसा किसा काम कर भाई बताऊंगी सगली सफर में और आज तो पुरुष बिना मार सामने यार खड़ो गयो। मम्मी राज दरबार पुरुषों काम है तो घर में जा। फिर भी मम्मी ने बोला चलो ठीक है मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो अब मेरा लाला राज करेगा। तो फिर 14 साल होते होते 41 कर दिया क्या? हाँ, तो ये 14 साल होते होते पृथ्वीराज ने अपनी जो सिंहासन था और जो अपना राज कार्य था अपने हाथों में ले लिया और मम्मी को घर में भेज दिया, क्योंकि पुरुषों के मामले में मम्मी का कोई काम था नहीं, तो इसने इनको घर भेज दिया। और घर भेजने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ कि पास में एक क्षेत्र था, उसका नाम था चंदेरी। अब चंदेरी के अंदर राजा था, उसका नाम था परमर्दी देव। परमर्दी देव के साथ इसने युद्ध किया। इस युद्ध के अंदर इसको एक तो नाम देते हैं चंदेरी का युद्ध, या इसे बोलते हैं महोबा का युद्ध, या इसे बोलते हैं तुमुल का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, महोबा का युद्ध बोलते हैं, तुमुल का युद्ध बोलते हैं। हुआ कब?
82 में 1182 में जब इसने तुमुल या महोबा या फिर चंदेरी का युद्ध किया, इस युद्ध के अंदर इसने जिन दो सेनापतियों का सामना किया था उनका नाम था आला और उदल। आला और उदल, ये मतलब आप देखोगे कि राजस्थान और भारत के अंदर दो दो सेनापतियों के ऐसे कई जोड़े आए हैं जिन्होंने युद्ध के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं कि मतलब सामने वाला राजा उनका फैन हो गया। एक एग्जांपल है जयमल और फतेह। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब जयमल और फतेह ने, उदय सिंह वहां के राजा थे लेकिन वो वहां से जाते रहे, तो फिर जयमल और फतेह ने वहां पर अकबर का सामना किया था और सामना इतना भयानक था कि मतलब उसको देखने के बाद अकबर दुश्मन था फिर भी उनकी वीरता का वो फैन हो गया। उसने अपने आगरा किले के द्वार पर एक घोड़े पर जयमल और फतेह दोनों की मूर्तियां बनवाई, लेकिन फिर वो बेकार सा इनका एक वंशज आएगा, घटिया सा है ना लास्ट वाला, जिस पर आजकल मूवियां आ रही है, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे व्यक्ति का, वो राजा बनते। अरे मूर्ख, औरंगजेब की बात हो रही है। अब वापस आओ, तो ये जो व्यक्ति है यानी कि औरंगजेब जब राजा बनेगा तो उसने उनकी मूर्तियां हटवा दी, लेकिन राय सिंह बीकानेर के जो राजा हैं जिन्होंने जूनागढ़ बनाया, उन्होंने जब जूनागढ़ का निर्माण करवाया तो जयमल और फतेह की वो मूर्तियां हाथी के ऊपर आज भी जूनागढ़ के ऊपर रखी है। एक वो जोड़ा था जयमल और फतेह का, उस युद्ध के अंदर फतेह जी को बोलते हैं चार हाथों वाला देवता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके चाचा जी हैं फतेह जी और उनको जयमल जी, उनको पैर पर चोट लगी तो वो युद्ध करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तो जब फतेह ने अपने कंधे पर उनको उठा लिया तो अब दो हाथ उसके, दो ऊपर वाले के, चार हाथों के साथ उन्होंने युद्ध किया। देखकर अकबर का दिमाग खराब हो गया कि अभी इनका करना क्या है, तो फिर लास्ट में सोच लिया इनके साथ लेनी है सेल्फी और अपने घर पर ले जाकर सजानी है। उसने आगरा पहुंचा दी। और एक ऐसे ही थे जोधपुर के अंदर, उनका नाम था जेता और कुंपा, और वैसे ही एक जोड़ी है आला और उदल की। इस युद्ध के अंदर हालांकि पृथ्वीराज जीत गया, लेकिन आला और उदल की वीरता से वो इतना चकित हुआ कि वो इनका फैन हो गया। मतलब युद्ध होते हैं और सेनापति होते हैं कुछ इस प्रकार के। मामा को बोला कभी तू भी ऐसा करेगा? ये मामा उम्र हो गई वरना हम भी कर ही देते, अब तुम मायरा भरवाना है तो बोल, युद्ध जैसे काम मत करवा हमने, हाँ तो अब तुम लोग करो, हमारे बस की बात अब रही नहीं है, हम ऐसे युद्ध नहीं करते। तो पृथ्वीराज ने पूछा अच्छा मायरा तो भर देगा ना तू, या उसमें भी बोलेगा अब मेरी उम्र नहीं रही? तो उसने बोला नहीं नहीं मायरा तो मैं भरूंगा। तो फिर चल भर। अब अबू जो हमारे पास सिरोही वाला क्षेत्र है, इसे बोलते हैं माउंट अबू वाला अबू। अबू के अंदर जो वंश शासन कर रहा था उसका नाम था परमार वंश। परमार वंश आबू में रहते थे। आबू की परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी। ऐसी राजकुमारी जिसकी इच्छा हर कोई करता हो उसको कहते हैं इच्छिनी, जो इच्छाओं में आ जाती है, चाहो चाहे मत चाहो फिर भी इच्छा इसकी ही होगी। तो ये जो इच्छिनी राजकुमारी थी, इसको लेकर चालुक्यों की बात हुई थी बीच में। सिद्धराज चालुक्य के ये कब आया था? अर्णोराज के समय में। सिद्धराज के बाद में कुमारपाल आए, कुमारपाल और अर्णोराज का भी युद्ध होता है। लेकिन चालुक्यों में एक आया था भीमसेन, भीम सेकंड। चालुक्य राजा थे भीम सेकंड। और जब भीम सेकंड ने ये जो सोमेश्वर हैं इसके साथ युद्ध किया, सोमेश्वर को मार दिया। सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज का बाप है। बाप को मारा हुआ था तो बदला लेगा ही, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा। तो ये जब बदला लेने की बात आई तो फिर भाना चाहिए था, क्योंकि बाप को तो मार दिया था 77 में, उस समय तो पृथ्वीराज इतना सा था। बदला लेने के मतलब अगर ये भीम सेकंड के पास जाता तो भी भीम सेकंड बोला चल हट, हाँ तो वो यकीन नहीं करता। तो फिर वो भी पृथ्वीराज भी बड़ा होने के इंतजार ही कर रहा था। जब वो हुआ 21 का, हुआ लौंडा जवान हुआ, तो फिर इसको भी चाहिए क्या? इच्छिनी। हाँ सही जा रहे हो, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जाओ। तो अब ये अबू की राजकुमारी के बारे में पृथ्वीराज ने भी सुना और भीम सेकंड ने भी सुना। भीम सेकंड ने 1178 के अंदर मोहम्मद गोरी को एक बार हरा दिया था, तो इसका भी ईगो बढ़ रहा था। और पृथ्वीराज तो ईगो में पैदा हुआ, क्योंकि वो उसको तो मतलब पैदा ही ईगो में ही कर दिया गया था कि कौन आगे का राजा बनेगा, तो इस चक्कर में तो वो आया था। तो जब इसने भीम सेकंड के बारे में सुना कि भीम सेकंड ऐसा है और पृथ्वीराज चाहता था कि मैं सोमेश्वर का बदला लूं, तो फिर इसको भीम सेकंड को किसी ने बताया अबू के परमारों के साथ संधि करो, इच्छिनी से विवाह करो। उस समय ये पृथ्वीराज भी
तैयार हो गया था, उम्र पक्की हो गई थी, तो फिर दोनों ही आप भिड़े इसके लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम थी, बंटवारा हो नहीं सकता था, तो भाई युद्ध करवाओ, युद्ध होगा, मतलब दोनों, अभी यहाँ पर कौन सी संधि हो सकती है, ऐसी कोई संधियां अभी तक मार्केट में आई नहीं थी, तो फिर ऐसी संधि हो नहीं सकती थी, तो फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को बोलते हैं नागौर का युद्ध। हाँ, 1184 के आसपास, 1184 के आसपास बहुत भयानक युद्ध हुआ नागौर में, और इस युद्ध में ना ये हारने को तैयार था ना वो हारने को तैयार था, काफी अच्छा खासा युद्ध चला। फिर मामा जी को दया आ गई, मतलब ना ये घर पर आएगा, ना हमें टिकने देगा, ना ही उसका कुछ हो सकता है, तो फिर उन्होंने बीच में जाकर समझौता करवा दिया और बोल दिया चलो मिट्टी पाओ, जो होना था वो तो हो ही गया। अब सोमेश्वर जी आ नहीं सकते, बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वापस तो आ नहीं सकते। जब वो आ नहीं सकते तो क्या है कि अब लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है, ये पृथ्वीराज को दे दो, वो भूल जाएगा। तो फिर मामला सेट हुआ। उसने भी बोला चलो इतना बड़ा ये एक झगड़ेलू बंदा अगर अपने घर जा रहा है, मैं इच्छी की बजाय किसी और की इच्छा कर लूंगा, और ऐसा सोचकर पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया। 1184 के आसपास विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दिल्ली तो ये लोग जीत चुके थे। दिल्ली के पास में एक कनौज नाम का क्षेत्र था, ये कनौज वही है जहां पर पहले गुर्जर प्रतिहार राज किया करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल। यशपाल को हराकर गहड़ वालों ने कनौज छीन लिया था, और अब कनौज पर उस समय राजा था, उसका नाम क्या था, जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल ये कनौज में था, और पृथ्वीराज अजमेर से दिल्ली आए दिन आता जाता रहता था। और ये जब आता जाता था तो फिर, क्योंकि जब आदमी क्या है कि अमोद में आ जाता है, जोश में आ जाता है, जब अहंकार में आ जाता है, तो व्यक्ति क्या है कि सीधा नहीं चलता, छाती तो सीधी रखता है लेकिन चलता वो ऐसे डल डल के, मतलब पूरा राज मेरा है। तो फिर वो ऐसे हिलता डुलता जब जा रहा था, तो जाते जाते एक बार वो हरियाणा के पास वाले क्षेत्र से गुजरा, और वहां पर इसने इसकी बेटी जयचंद गढ़वाल की बेटी को देखा, और बेटी इतनी फूट रही, मतलब वो कैसे सकती है, मानना फूट रहे होते हैं लोग, लेकिन नहीं, हाँ मतलब ये क्या था। और ऊपर से वो, सही बात है, हरियाणा की थी, मतलब जाटों वाला, गायों का इस तरीके से दूध वगैरह पी पी के हट्टी कट्टी थी। तो ये सब देख के पृथ्वीराज भी हैरान कि मतलब ये तो कोई परी है। पृथ्वीराज के साथ उस समय कौन था, एक और जयचंद था। ये जयचंद चंद्रबरदई वाला था, यानी कि पृथ्वीराज का फ्रेंड था। वो दोनों जा रहे थे, पृथ्वीराज ने भी उससे बात की, देख ले कुछ हो सके। तो वो क्या बार थोड़ा दिन पहले तू इरी इच्छा कर, तो तू इच्छी बा है कि तू है जट देखे तू मूड बिना रूप जो चालो ध्यान कर वो जिको हीरो मामू तो गड़ हटा दूं मैं, मामू के बेटे बाप मायरो एक कर मरीज है थारे, तू ये में तू तो आए दिन मायरा पर भाई मारे गुजरात गिरवी रखवा दो हर चक्कर में, यहाँ माऊ कोई मायरा आज भरी जहर कोई कार। तो मामा ने बोल दिया घर चाल जी ने क्यों तर लालो आए दिन एडे रखा न मगर सगड़ा युद्ध हो छोरिया चक्कर में करे लो, इतिहास में सब ज्यादा बंदाम राजो हुएला। तो फिर उसने बोला नहीं मामा, मैं तो ऐसे बोल रहा था कि परी के समान नजर आती है। तो उसने बोला किसी के भी समान नजर आओ, तू देख ही मत, फिर कोई भी नजर नहीं आएगी, और तुझे देखना है तो मामा जी ने अपनी विंदनी की मतलब की चीनी की फोटो निकाली, देख इसे देखा कर, जब मन करे जूम कर, जूम आउट कर, जूम इन कर, कुछ भी कर, लेकिन दूसरों की लड़कियों को हाथ से नहीं देखेगा। और बॉडी शेमिंग पाप लगता बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर पृथ्वीराज ने सोचा इस बात तो बात बनी नहीं, दिल्ली गया, मामा जी के उतर वापस चला। हाँ मामा को भाई, मामा थक भी तो जाता है दिल्ली से, कब तू मतलब अजमेर से दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से वापस अजमेर लाता हूँ, तू थकता ज्यादा है, बुजुर्ग आदमी है, तुमसे अब युद्ध थोड़ी ना होता है, तू यहाँ पर बैठ, मैं थोड़ा और देख कर आता हूँ दिल्ली के आसपास क्या माहौल है, ये देखने के लिए वापस चला गया। अब पृथ्वीराज इस बार पहले तो रथ पर जा रहा था, इस बार घोड़े पर गया तो वो घूमता घूमता वहां पर पहुंचा जहां गार्डन के अंदर संयोगिता घूम रही थी। ये संयोगिता है जयचंद की बेटी। और अब जयानक जो पृथ्वीराज विजय लिखेगा, जयानक ये नहीं बताता कि संयोगिता उसका नाम था, लेकिन ये जरूर लिखता है कि पृथ्वीराज एक परी से मिलकर आ रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, रातों को सोता नहीं है, करवट्टे बदलता रहता है। मैंने भी एक बार जाकर पूछा भाई क्या हुआ तुझे, तो बोला यार वो क्या थी पता नहीं, ऐसे आई ऐसे चली गई। मेरा पृथ्वीराज तो हाथ से निकलता जा रहा है। इच्छिनी को भी जाकर बोला संभाल ले, फिर ढक्कन गिर गए। इच्छिनी को भी बोला देख ले, अब ये किसी और की इच्छा कर रहा है, फिर तुम्हारी इच्छिनी होने का क्या मतलब है, कुछ और ही नामकरण कर ले तू।
माहौल सेट नहीं हो रहा था। और पृथ्वीराज वो तो जयनक संयोगिता का नाम नहीं लिखता, ना ही संयोगिता को आगे के युद्धों का कारण बताएगा, लेकिन वो जो साथ में था चंद्रबरदाई यानी कि जयचंद तो पूरा साथ में गया था, तो उसका भी तो घोड़ा पीछे पीछे आ ही रहा था। गार्डन में पहुंचे, दोनों जाकर खड़े हो गए, वो निहार रहे थे। तो थोड़ी देर निहारने के बाद उसकी सखी ने बोला, अरे यो सखी उधर देखो कौन है। उसने कहा, उसने भी फिर थोड़ा सा तिरछा से देखा, ये भाई है तो हैंडसम, लेकिन है कौन, हमारे इलाके में तो ऐसा कभी नहीं देखा। फिर उसने बोला हमें क्या करना, जो भी हो चलो फिर आगे चलो। तो ऐसा करके वो गई, अब जा रही है, मुड़ मुड़ के देख भी रही है, क्योंकि ऐसा हैंडसम हर जगह थोड़ी ना मिलता है। तो वो भी हट्टा कट्टा जवान था और हैंडसम भी था, पराक्रमी योद्धा भी था, दूसरों के राज्य में एक एक घोड़े पर चला जाता था, मतलब बंदे में दम तो था। और वो भी मुस्कुरा रही थी, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, फिर सहेली को ऐसे घुमाकर, मतलब बहानेबाजियों के साथ साथ वो देखे जा रही थी। और जयचंद भी पिंच कर रहा था, देख रहा है देख रही है, मतलब मामला सेट है, दोनों तरफ है। अब जयचंद उसे पुकारा है, वो फिर भी घर चले गए, दोनों पैक लगा रहे हैं। जयचंद बोल रहा है भाई कुछ तो है तुझमें, सभी मुझे तो उसकी दासी ने भी नहीं देखा, वो तुम्हें वो खुद देख रही थी, कुछ है बात तो ऐसी तो है, मुझे भी बता यार, एक दो टिप्स दे ताकि फिर भाई का भी भला हो जाए। फिर वो मामा अपनी गिलास लेके आ रहा है, हाँ भाई कहाँ गए थे, नहीं यही बाजार में घूम रहे थे, मुझे लगता नहीं भांजे को पाल पोस के मैंने बड़ा किया, क्योंकि जब भांजा छोटा था तब मामा जवान था, तो भांजा सीखा कहां से था। तो अब बता ही दो बात क्या है, बात क्या है बता ही दो। तो फिर इस तरीके से माहौल सेट हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे, आए दिन वो गार्डन में जाता था, फिर इसने जयचंद का साथ छोड़ दिया, उसने दासी का साथ छोड़ दिया, और दोनों ही मिलने लगे, मामला सेट हो गया। फिर अब पृथ्वीराज का अजमेर की बजाय दिल्ली में ज्यादा मन लगने लगा। पृथ्वीराज को दिल्ली में देखकर ये जयचंद प्रॉब्लम फील करता था, क्योंकि इसे दिल्ली जीतनी थी, तो ये दिल्ली जीतना चाहता था, और पृथ्वीराज उसकी बेटी के चक्कर में आ गया, दिल्ली में आकर बैठ गया, वो अजमेर नहीं जाता था। इस चक्कर में काफी माहौल गड़बड़ हो गया। तो फिर उस सहेली ने कुछ मांगे होंगे, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मुझे कुछ दे दिया, हाँ कभी ये हार दिया कर, कभी बाजूबंद दिया कर, वरना पापा को बता दूं। अब वो भी टेंशन में, यार ऐसे छुपाने वाली चीजें कोई पापा को जाकर बताता है क्या, और पापा को कौन बताता, मम्मी को बता जाकर, फिर मम्मी जाकर बताएगी तो मामला सेट हो जाएगा, तो डायरेक्ट पापा को जाकर राज दरबार में बताएगी क्या, पागल होगी, तो वो मानी नहीं। तो फिर उसने जाकर उसके जयचंद को बता दिया, तुम्हारी बेटी गार्डन क्यों जाती बताओ। उसने 2-3 शॉर्ट्स बताए, देख लो, तो क्योंकि वो भी तो छोड़कर जाती थी, तो वो पीछे से कौन सी मानने वाली थी, वो भी पेड़ों के पीछे चुपती चुपती जाती थी। ये सब कुछ जयचंद को दिखाया, जयचंद को गुस्सा आ गया, राजकुमारी ऐसा काम करे ये हमें मंजूर नहीं है, हाँ हमें मंजूर नहीं है। तो फिर क्या है कि अब मेरी बेटी क्या हो गई, जवान हो गई, क्या कर दूं, विवाह कर दूं। तो विवाह मन बना दिया, प्रोग्राम स्वयंवर रखा गया। इस स्वयंवर में सबको बुलाया, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। अब पृथ्वीराज को नहीं बुलाकर पृथ्वीराज की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई, उससे रखवा दिया द्वारपाल की जगह, एक लाठी देकर वो खड़ा है, लाठी लेकर खड़ा है तो वैसा ही हट्टा कट्टा भाई, मूर्त में भी मतलब पत्थर में भी वो पृथ्वीराज नजर आ रहा था भाई। जो भी था उसका बनाने वाला मूर्तिकार बड़ा गजब का था, उसने एग्जैक्ट में पृथ्वीराज जैसा का जैसा बना दिया, बस काला दिख रहा था क्योंकि पत्थर का था, वो गोरा चिट्टा था। ये सब कुछ देखकर माहौल सेट हुआ, वो भी आ गई, मतलब स्वयंवर रचा है तो पृथ्वीराज जी जीतेगा, वो तो इसी भ्रम में थी। वहां पर आने के बाद इधर उधर सभी राजकुमारों को देखा, पृथ्वीराज दिखाई नहीं दिया, तो फिर उसने देखा बाहर खड़ा है, पीछे से देखने पर ऐसा ही लग रहा था, पास जाकर देखा ये तो पत्थर है, लेकिन उसने सोचा जैसा भी है तो पृथ्वीराज जी ना, पत्थर ही सही, मेरे फोटो को वो भी ऐसा ही सीन था। अब उसने उस पत्थर को माला दी तो पिताजी को गुस्सा आ गया, संयोगिता तुम्हें अपने पिताजी की मान मर्यादाओं का ख्याल है या नहीं, तुमने भरे दरबार में अपने पिता की प्रतिष्ठा को, इज्जत को नीलाम कर दिया है, इस तुच्छ बालिका को कारागृह के अंदर डाल दिया जाए। जैसे ही आदेश पास हुआ, पीछे घोड़ा कर रहा था, बाहर जाकर देखा वो आदम का, क्योंकि वहां पर उसका भाई जो जयचंद उसका फ्रेंड वाला था, वो उसे सेट कर रहा था, भाई देख ले इतने रुतबे हैं, इतना नाम है, वहां तू भीम को हरा कर आ रहा है, यहाँ जयचंद बुजुर्ग आदमी है, वो भी तुम्हें नहीं बुला रहा है। वो तो आ गया, जैसे ही आया उसने दरबार के अंदर अपने घोड़े की एंट्री करवा दी, घोड़े की एंट्री करवाई, संयोगिता को देखा, पत्थर को देखा, फिर संयोगिता को उठाया, अपने घोड़े पर चढ़ाया,
रवाना हो गए। ये प्रेम कहानी तो यहाँ पर सफल हो गई, हैप्पी एंडिंग भी हो रही थी, लेकिन पिताजी को गुस्सा आया, वो बुजुर्ग था, पीछे भाग नहीं सकता था, तो वो पीछे भागने की बजाय दूसरी तरफ भागा, दूसरी तरफ भागता भागता वो गया मोहम्मद गोरी के पास। अब यहाँ पर होंगे तराइन का 2 युद्ध। पड़ गया नहीं, 2 युद्ध तो है, मैं कौन सा तुझे वहां पर दिखाऊंगा। ये पृथ्वीराज की तलवार आ रही है, वो सामने से उसने ढाल दे दी, बच गया, अब नहीं बचेगा, ऐसा तो ना करूंगा। तराइन का अब जयचंद गया मोहम्मद गोरी के पास, मोहम्मद गोरी को जाकर बोला तुझे भारत दूंगा, मेरी बेटी लाकर दे दी। आप बोले घेपरो। तो मोहम्मद गोरी ने बोला भाई पूरा भारत मिल रहा है, यहाँ पर मुझे अफगान नहीं मिल रहा है और इतना बड़ा भारत मिल रहा है। मोहम्मद गोरी आ गया। मोहम्मद गोरी आने के बाद 1191 में युद्ध किया। कहते हैं कि 1100 पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अंदर बताया गया 100 से ज्यादा बार पृथ्वीराज ने गोरी को हरा हरा के छोड़ा था। और बिसलदेव रासो के अंदर लिखा गया है पृथ्वीराज ने इसको 7 बार हराया, गोरी को छोड़ दिया। पृथ्वीराज ने हर बार, पृथ्वीराज को तो ऐसी फीलिंग आने लग गई थी, मतलब वो जैसे याद है मतलब 100 बार तो युद्ध ऐसे ही होंगे ना। वो गोरी जा रहा है वापस मुड़ गई, चल झूठे तुमसे युद्ध होगा। तो फिर मतलब बड़ी भारी बेइज्जती हो रही थी, तो गोरी वापस एक बार दूर चला गया। अंत में वो थक गया। 1191 में जो युद्ध हुआ इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज जीत गया। यहाँ पर कहते हैं कई बार छोटी छोटी झड़पें हुई थी और पृथ्वीराज उनमें जीत गया। जीतने के बाद ये गोरी गया अपने वहां पर भाई के पास, भाई को जाकर बोला कि भाई यहाँ पर पृथ्वीराज जैसा है, इस टाइप का एक राजा है, वो ऐसा अजीब सा माहौल बना रहा है। तो भाई ने बोला मतलब छोटे से बच्चे से हार कर आ गया तू। तो उसने बोला भाई वो बच्चा दिखने में है, उम्र में ही है, बाकी मैं पास जाता, मुझे बोलता चल झूठे क्या मजाक बना रखी है। मैं मतलब मेरी दाढ़ी मूछ देखो, मैं कितना डरावना लुक लेकर जाता हूँ, शीशे में देखता हूँ ना, कसम से कहता हूँ एक बार के लिए मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और वो मैं जैसे ही सामने जाता हूँ, भाला लेकर जाता हूँ, तलवार लेकर जाता हूँ, वो ऐसे करता है चल झूठे। हाँ, तो बड़ी भारी बेइज्जती होती है। तो फिर गोरी ने अपने भाई से काफी समर्थन लिया। समर्थन लेने के बाद बड़ा रुतबा बनाया, लेकिन इस चक्कर में वो जब संयोगिता को लेकर गया तो कहते हैं संयोगिता के प्रेम में खो गया। और वो मतलब युद्ध भी ऐसे करता था, आप ही बताया ना, आया चल झूठे तुमसे कौन सा युद्ध होता है, नहीं चल छोड़, आज नहीं करेंगे, कल आ जाना पक्का, ईमानदारी से कहता हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, कल तू आ, देख लूंगा मैं तुझे। और कभी वो सेना को लेकर साथ में जाता था, कभी कम सेना के साथ चला जाता था। पृथ्वीराज किसी के समझ में आना ही बंद हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज के खुद की समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। जहां भी जाता हूँ राजकुमारी उठा के लाता, मामा मेरा मायरा भरता नहीं है। तो पृथ्वीराज अलग से टेंशन ले रहा, मामा ने साथ देना ही छोड़ दिया। हाँ, मामा ने बोला भाई साथ में रखकर मायरा ही बर्बाता है, युद्ध नहीं करवाता ये, तो ऐसा भांजा मुझे भी नहीं चाहिए। मामा ने साथ देना छोड़ दिया। आसपास के लोगों ने, क्योंकि ये जिसके भी साथ जाता वहां की राजकुमारियों को लाने लगा, लोग पृथ्वीराज से दुखी हो गए, लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। गोरी वापस चला गया था, अपने भाई को लेकर आया। होता है ना छोटे छोटे झगड़ा में ऐसा ही तो होता है, तू यहीं पर रुक, मैं अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ। गोरी वैसे ही बोल कर गया, तुझे मुझसे युद्ध नहीं करना ना, मेरे भाई से करना पड़ेगा। वो अपने भाई को लेकर आया, सेना को लेकर आया। फिर 1192 में एक और युद्ध होता है जिसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं इतना पता है कि इसके बाद पृथ्वीराज के बारे में चर्चा होनी बंद हो गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज इस युद्ध में मार दिया गया, कुछ लोग, एक आएगा हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहकर अजमेर में शासन करेगा। और जबकि जयचंद कहता है, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, वो कहता है कि यहाँ से पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गोरी अपने साथ में लेकर गया था, वहां पर उसकी आंखें निकाल ली गई थी। अंत में एक वो शब्द भेदी बाण चलाता है, वो कहते हैं ना बस वही समझ गए ना, वो ऐसा होता है जो कुछ भी होता है। इसके बाद पृथ्वीराज का एक बेटा था जिसका नाम था गोविंद ने जाकर रणथंभौर के अंदर एक नई शाखा की स्थापना की। ये अजमेर शाखा पूरी होती है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। विराम क्या है सर, आज की कल कौन ने 2 घंटे हो गए आगे भाई लोग क्यों बड़ी कारागार में। हाँ।